अध्याय 101। पहला आंदोलन। जब उसके सामने का संकट दूर हो गया तो एमिलिन व्हाइट ने अपनी नजरें हटा ली, दस्तावेज पर लगे धागे को खोल दिया और अंदर के दस्तावेजों को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उन्हें पढ़ा, एमिलिन को अर्न्स बोआ की दिनचर्या का एक मोटा अंदाजा हो गया। इस सेंगुइन विकाउंट की एक दिनचर्या थी जो काफी यादृच्छिक थी। घर पर रहना, प्रदर्शनियों का दौरा करना, शराब का आनंद लेना, शहर के बाहरी इलाके में शिष्टाचार का स्वाद चखना, महिला साथियों के साथ डिपार्टमेंट स्टोर में खरीदारी करना या महिला मॉडलों का स्केच बनाना। वह आम अमीरों की तरह ही थे। आदमी। हालांकि अर्न्स हाल ही में उस फर्नीचर फैक्ट्री के नवीनीकरण की निगरानी के लिए हर दूसरे दिन सेंट जॉर्ज बरो का दौरा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने निवेश किया था। ये सुनिश्चित करने के लिए एक बोली थी कि यह जल्दी से काम फिर से शुरू कर सके। इस तरह सेंगुइन विकाउंट की जीवनशैली दोहरावपूर्ण हो गई। वे जिन स्थानों पर गए, जिन रास्तों पर गए और जिन स्थानों पर उन्होंने दोपहर का भोजन किया, उन्हें हर दूसरे दिन दोहराया जाता था। एमिलिन ने अपनी कनपटी पर दबाव डाला और 3 स्थानों को गंभीरता से छान लिया जो ऑपरेशन के लिए उपयुक्त थे। पहला अंदर या प्रवेश द्वार पर था, अर्न्स क्रेयार के स्वामित्व वाली फर्नीचर फैक्ट्री का। दूसरा सेंट हिलेन स्क्वायर था, जहां वह घर के रास्ते में भोजन के लिए और पक्षियों को दाना डालने के लिए रुके थे। तीसरा स्थान बैकलैंड ब्रिज था। जब तक अर्न्स एक बड़ा चक्कर लगाने को तैयार नहीं था, उसे अपने घर और सेंट जॉर्ज बरो के बीच यात्रा करते समय इस क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। ये 3 स्थान बहुत सारे लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिससे यह अव्यवस्थित हो जाता है। हालांकि बैकलैंड ब्रिज में बहुत कम प्रवेश और निकास द्वार हैं। दोनों छोर बंद होने से कोई केवल कूदकर ही निकल सकता है। नदी एक कार्य जो केवल बेवकूफों द्वारा चुना गया है। सेंट हायलैंड स्क्वायर सेंट हायलैंड कैथेड्रल के अंतर्गत आता है, जो बैकलैंड में स्टीम चर्च और यहां तक कि संपूर्ण ऋण का केंद्र है। ये दूसरे पवित्र समुद्र के समान है। यह मिस्टर हैंडमैन के सुझाव पर खरा उतरता है। यह प्रभावी ढंग से संघर्षों को बढ़ने से रोक सकता है और यह किसी भी आगामी भविष्यवाणी और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। धीरे धीरे एमिलिन का झुकाव इस ओर हुआ, और एक बार किसी जीवित प्राणी का झुकाव हो गया तो वे अनजाने में अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए और अधिक कारण तलाशेंगे। और एमिलिन नहीं थी। अपवाद। बिना किसी संदेह के, जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे विश्वास हो गया कि सेंट हिलेन स्क्वायर लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहले, अर्न्स इस क्षेत्र में बहुत अधिक समय तक नहीं रहेंगे। चूंकि उनका जन्म सिविल काउंटी में हुआ था, इसलिए वह सिविल व्यंजन वाले रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते थे। दूसरे, आसपास के क्षेत्र में कई ट्रैक किए गए कैरेज स्टॉप थे, जिससे ये क्षेत्र पैदल यातायात से भर गया था, जिनमें से अधिकांश निम्न या मध्यम वर्ग के लोग थे। अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं। तीसरा, इसके साथ उद्गम। यदि कोई बैकलैंड पुल की ओर नहीं जाता है तो वह पुल के दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यह तब हार्वेस्ट चर्च के नजदीक होगा। अंत में, दोपहर के समय, सेंट हायलैंड कैथेड्रल भाप उगलेगा, अपने लीवर घुमाएगा और एक घड़ी बजाएगा। सबका ध्यान आकर्षित होना लाजमी था। इसकी पुष्टि हो गई है। एमिलिन ने तुरंत अपना मन बना लिया। अपना दाहिना हाथ उठाकर और अपने धनुष की टाई को ठीक करते हुए उसकी लाल आंखें प्रत्याशा से भर गईं। इस समय वह अचानक भौहें सिकोड़ने लगा, यह महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं है। सेंट हिलेन स्क्वायर इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह इतना उपयुक्त था कि लगभग सभी शर्तें पूरी हो जाती थीं। क्या अर्न्स मेरे प्रतिशोध के प्रति सावधान रहेंगे? वह खुद को ऐसे माहौल में इतने लंबे समय तक रहने की इजाजत क्यों देगा? भले ही वह इतना मूर्ख हो कि उसे इसका एहसास न हो, क्या अर्न्स उसे चेतावनी नहीं देंगे? कारण समझ में आते ही एमिलिन के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। सेंट हिलेन स्क्वायर वह स्थान था जिसे सेंगुइन के ऊपरी क्षेत्रों ने उनके लिए नामित किया था। वह एमिलिन अपनी बात रखते हुए हंसा, मुंह सिकोड़ लिया। उन्होंने मिस्टर फूल से कुछ सदस्यों के लिए एक सभा आयोजित करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया और योजना पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मिस्टर फांसीदार को भी आमंत्रित किया। यह उस रूपरेखा से भिन्न था जो उन्होंने पहले तय की थी। उन्हें प्रत्येक विवरण पर विचार करने और प्रत्येक समस्या पर विचार करने की आवश्यकता थी। 12 सेंट जॉर्ज बोरो, सेंट हायलैंड स्क्वायर से 15 मिनट पर, स्क्वायर के उत्तर पश्चिम में एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में, एक व्यक्ति खिड़की के सामने लाल रंग के रक्त जैसे तरल से भरा कप पकड़े खड़ा था। वह इत्मीनान में था। पास के फव्वारे और आती जाती भीड़ को देख रहा हूं। वह दुबला पतला व्यक्ति था और भोज के लिए औपचारिक सूट पहनता था। उसके हल्के रंग के बाल जो लगभग चांदी जैसे थे और उसकी चमकदार लाल आंखें एक साथ मिल गईं उसे सहोदर सुंदरता का एहसास दिलाएं। उसके होठों पर लगातार एक फीकी मुस्कान तैर रही थी।
मेरे प्रभु, क्या ये सचमुच ठीक होगा? एमलिन पहले से अलग नजर आ रही है। इसे आदिकालीन चंद्रमा विश्वासियों की उनकी हालिया खोज से देखा जा सकता है। गहरे रंग के सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की के पास आया और बोला, चिंता के कुछ संकेत के साथ। जिस व्यक्ति को विनम्रता से संबोधित किया गया था, उसने अपनी नजर उस चौराहे पर डाली जहां एमलिन व्हाइट खड़ा था। वह सड़क पर हंसते हुए एक वायलिन वादक की आवाज सुन रहा था। हमारी तैयारी किसी देवता के विरुद्ध भी पर्याप्त है, उस बच्चे के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं जो अभी तक विस्काउंट भी नहीं बन पाया है। इसके अलावा हम वास्तव में कुछ भी गंभीर करने की योजना नहीं बनाते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य पहचान करना और पुष्टि करना है। ये कुछ लोगों को भागने से रोकने की तुलना में बहुत आसान है। जैसे ही वह बोला, वह आदमी हल्के बाल और चमकदार लाल आंखों ने उसके दाहिने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी बाईं अनामिका पर अंगूठी को घुमाया। अंगूठी चांदी से बनी थी और उसमें भूतिया नीले रंग वाला एक अजीब रत्न जड़ा हुआ था। सेंट हिरेलिन स्क्वायर की ओर जा रही एक गाड़ी में अर्न्सबोआ का दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ पर था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी अनामिका पर अंगूठी घुमाई जिसमें एक भूतिया नीला रत्न जड़ा हुआ था। उसने लापरवाही से खिड़की से बाहर देखा और देखा कि दूर से एक बिना पटरी वाली गाड़ी धीरे धीरे चली आ रही है। एक कागजी लड़का थोड़ा लंबा, 160 सेमी से अधिक की छाती पर एक स्लिंग बैग था जब वह सड़क पर अपने कागजात ले जा रहा था। पिछले वर्ष अक्सर दिखाई देने वाली गाड़ियों की जगह बहुत सी साइकिलों ने ले ली थी। वे सेंट जॉर्ज बरो में भीड़ के बीच से गुजरे। यहाँ टोपी के साथ हल्के नीले या भूरे नीले रंग की वर्दी पहनने वाले श्रमिकों की संख्या औपचारिक सूट और शीर्ष टोपी पहनने वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक थी। हंसते हुए अर्न्स ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि आगे क्या होगा। यहाँ तक कि वह इसके लिए उत्सुक भी थे। उनका ऐसा मानना था, उसने पर्याप्त तैयारी कर ली थी। उन्होंने बाएं हाथ पर गुलाब का फूल पहना हुआ था। इसने उसे दूर से अर्ल मिस्टल के साथ जो कुछ देखा, सुना और सूंघा, उसे साझा करने की अनुमति दी। इसने ये सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य पूरा हो, ये सुनिश्चित करते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। उसकी भीतरी जेब में, जहां उसकी चांदी की पॉकेट घड़ी थी, वहां एक चंद्रमा कागज की मूर्ति थी। इन्हें एक भी घातक झटका या हमला झेलना पड़ सकता है जो उसके आत्मा शरीर को निशाना बनाता है। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि कुछ ही समय के भीतर उन्हें कोई गंभीर चोट या मृत्यु नहीं होगी। समय। उन्होंने अल्कोहल नेमसिस, एक हीरे का ब्रोच भी पहना था। इसने उनके विचारों में स्पष्टता के साथ ऊर्जा से भरपूर रखा। इसने दिल और दिमाग पर असर करने वाले मंत्रों के खिलाफ उसका प्रतिरोध बढ़ा दिया। उनकी कमर पर मूनलाइट सैश नाम की एक बेल्ट थी। ये सूरज और बिजली से होने वाली क्षति को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। ये रहस्यमय वस्तुएं अर्न्स के धन का संचय थी या अर्ल मिस्टल द्वारा प्रदान की गई थी। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि अर्न्स एक ऐसा लक्ष्य था जिसे जल्दी से खत्म या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। सेंगुइन विस्काउंट के प्राकृतिक के साथ दुष्वप्न प्रकार के प्रभावों के खिलाफ प्रतिरोध अर्न्स लगभग कमजोरी के बिना था। यहाँ तक कि किसी देवता के विरुद्ध भी वह तब तक संघर्ष कर सकता था जब तक कि देवता अपना पौराणिक प्राणी रूप प्रकट न कर दे। एकमात्र समस्या यह है कि इन सभी रहस्यमय वस्तुओं के नकारात्मक प्रभाव काफी अधिक हैं। अर्न्स के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। गुलाब की शपथ से अर्ल मिस्टल के मन में समय समय पर उसके विचार प्रकट होते रहते थे, और यदि वह उसे बिना उतारे एक सप्ताह तक पहने रहता तो जिस जोड़े के पास लिंग या जाति की परवाह किए बिना मैचिंग अंगूठियां प्यार में परिणत हो सकती हैं। चंद्रमा कागज की मूर्ति एक व्यय योग्य वस्तु थी। शरीर को थोड़ा ठंडा करने के अलावा इसका लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं था। अल्कोहल नेमसिस ब्रोच की समस्या ये थी कि यह किसी के लीवर और मस्तिष्क को लगातार नुकसान पहुंचाता था। यदि इसे अत्यधिक लंबे समय तक पहना जाता है तो इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने विचारों और तार्किक तर्क को खो सकता है। इसलिए हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के लिए इसे उतारना पड़ता था। इसे सुसज्जित करना। एक बार चांदनी सैश पहनने के बाद इसने सभी इंद्रियों को बहुत तेज कर दिया, जिससे किसी व्यक्ति के लिए उन चीजों को देखना और सुनना आसान हो गया जो उसे नहीं देखना या सुनना चाहिए। साथ ही पहनने वाले को रुक रुक कर खुजली महसूस होगी। आइए आशा करें कि वे डर के मारे डरे नहीं और यह सब लंबा न खींचे। अर्न्सबोआ ने एक बार फिर उसकी स्थिति की जांच की। उसने पास के सेंट हाइलैंड स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर आशा भरी निगाहें डाली। सेंट हिरेलिन स्क्वायर के दूसरे छोर पर एमलिन व्हाइट जो अंदर ले जा रहा था, पर बस्कर्स के दर्शनीय स्थल सड़कों पर अचानक एक पक्षी की ओर देखा जो उड़ रहा था। इसके बाद उसने अपनी ऊपरी टोपी को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया।
अपना सिर थोड़ा झुकाकर वह तेजी से चलते हुए चौराहे के बीच में फव्वारे के पास पहुंचा। इस प्रक्रिया में भीड़ में घुलते मिलते एमिलिन की आकृति हिलती रही। हालांकि यह अर्ल मिस्टल की ट्रैकिंग से बचने में विफल रहा। चांदी के बालों वाले इस सेंगुइन अर्ल ने अपनी बाईं अनामिका पर भूतिया नीली रत्न की अंगूठी घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, ध्यान रखें। पर सेंट हाइलैंड स्क्वायर के प्रवेश द्वार आर्म्स बोयार में तेजी से वृद्धि हुई। वह जानता था कि आखिरकार ऑपरेशन होने वाला है। आखिरकार एमलिन ने फिर भी सेंट हाइलैंड स्क्वायर को चुना। आर्म्स ने एक बार फिर खिड़की से बाहर अपनी निगाहें डाली और थके हुए होकर सड़क पर पैदल चलने वालों, बिना पटरी वाली सार्वजनिक गाड़ियां जो उसके पास से गुजरने वाली थीं, वह साधारण अखबार वाला लड़का जो अपने कागजात को पैदल मार रहा था और आसपास के घरों और दुकानों की खूबसूरत खिड़कियों को देख रहा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि एमिलिन के संभावित साझेदार छुपे हुए थे वहां, इसलिए क्योंकि सेंट हाइरेल स्क्वायर में और भी बेहतर स्थान थे जो कार्रवाई करने के लिए अनुकूल थे। हालांकि उन्होंने अभी भी थकान का आवश्यक स्तर बनाए रखा। अचानक उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और वह लगभग अपनी सीट से उठ गया। वह जिस गाड़ी पर था वह बिना किसी चेतावनी के रुक गई थी। इसके तुरंत बाद गाड़ी को खींचने वाले घोड़े किसी बुरे सपने में लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आगे के खुरों को ऊपर उठाया, बेतहाशा संघर्ष करते हुए गाड़ी को जमीन पर गिरा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आर्म्स बो के पास वास्तव में पर्याप्त मात्रा थी। गाड़ी चालक को उन्मत्त घोड़े को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए स्थान, समय और शक्ति। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने खिड़की के बाहर से एक पारदर्शी भेड़िए के आकार के भूत को कूदते हुए देखा था। इसने अपने शरीर में एक गुलाब का फूल डाल लिया था। उत्पन्न हुआ। गाड़ी के गिरते ही आर्म्स बो की आंखें फैल गईं। वह तेजी से किनारे की ओर कूद गया और गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने शून्य से एक आकर्षक और निराकार काली श्रृंखला का विस्तार किया। ये भेड़िए के आकार के भूत के चारों ओर लिपटा हुआ था। मुलायम पूफ के साथ भेड़िए के आकार का भूत बिना किसी संघर्ष के नष्ट हो गया। और जब आर्म्स बोयार ने अपना पैर जमाया तो वह वहीं निश्चल खड़ा रहा। उसकी आंखें धुंधली थीं। वह पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। एक ट्रैकलेस सार्वजनिक गाड़ी में जो उसके पास से गुजरी, एक काले बालों वाला, हरी आंखों वाला युवक एक पतला ट्रेंच कोट पहने हुए था। उसकी पीठ सड़क के बीच की ओर थी क्योंकि वह हरे कांस्य हार्ड कवर वाली एक नोटबुक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके आसपास बाकी यात्री या तो अखबार पढ़ रहे थे या बातें कर रहे थे, कुछ केवल देखने के लिए बाहर देख रहे थे। निडर घोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। काले बालों वाले, हरी आंखों वाले आदमी ने झटके से नोटबुक का पन्ना पलट दिया। ट्रैक रहित गाड़ी आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे दूर हो गई। अध्याय 102। दूसरा आंदोलन। एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर उत्तर पश्चिमी कोने में सेंट हाइरेलिन स्क्वायर। जब गुलाब के साथ भेड़िया भूत अर्न्स सुआ के सामने आया तो चांदी के बालों वाले स्कारलेट मिस्टल ने अर्न्स सुआ से अपनी नजर हटा ली। उसके पीछे अंधेरा छा गया और अनगिनत छोटे छोटे चमगादड़ अंदर उड़ने लगे। रिश्वत। जैसे ही इस सेंगुइन अर्ल ने चुपचाप यह एक शब्द बुदबुदाया, उसने गिरी हुई गाड़ी को देखा, घोड़े की हिनहिनाहट सुनी और सभी प्रकार की गंधों को सूंघा। हालांकि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। अशांति और दुर्घटना के मूल का तुरंत पता लगाएं। इस समय उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई क्योंकि उसकी आंखें प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता खोती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके कानों का मांद भी बंद हो गया। अर्ल मिस्टल अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था और वह तुरंत अपने पीछे के चमगादड़ों के साथ जुड़ गया और अर्न्स बोअर के बगल में फिर से साकार हो गया। अचानक उसकी काली दृष्टि में प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ। प्रकाश का ये बिंदु तेजी से विस्तारित हुआ जैसे जैसे यह उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया। 12 जोड़ी गहरे काले पंखों वाली एक सुनहरी आकृति उसमें से निकली। पंखों के जोड़े फैले हुए हैं। मिस्टल की दृष्टि को ढक दिया जिससे प्रकाश और अंधकार का मिश्रण हो गया। इसने रहस्यमय और जटिल प्रतीकों का निर्माण किया जो स्वर्ण आकृति के भीतर खुद को अलग नहीं कर पाए। वह पवित्र भी था और भ्रष्ट भी, उजियाला भी था और अंधकार में भी। एंजल मिस्टल की पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम पीछे हट गया और अपने पिछले विचारों को समाप्त कर दिया। असमंजस में अर्न्स बोअर तेजी से जाग गया जब उसने एक जोड़ी धुंधली आंखें देखी जो क्रिस्टलीय रत्नों या झील जैसी थीं। उसे अखबारों की नकल महसूस हुई। उसके हाथ में भरा जा रहा है। उन पन्ने जैसी हरी आंखों में लहरें थीं। उभरती लहरों के भीतर गहराई में एक भंवर का चक्कर था जो आत्मा को सोख लेता प्रतीत होता था, जो कोई भी उन पर नजर रखता है। अर्न्स बोअर तुरंत उसमें तल्लीन हो गया क्योंकि वह अपनी आंखें नहीं हटा सका। तभी उसने अपने कानों में एक कोमल और अलौकिक स्त्री की आवाज सुनी। यह अखबार लीजिए और एमलिन व्हाइट का अनुसरण कीजिए।
यह अखबार लीजिए और एमलिन व्हाइट का अनुसरण कीजिए। यह आवाज परतदार थी क्योंकि यह अर्न्स बो के कानों में गूंज रही थी। यह उसके मस्तिष्क में घुस गया। उसके दिल में गहराई तक उतर रहा है। अर्न्स बो ने एक दिन में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि और भी कुछ था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। कंधे पर तिरछा स्लिंग बैग लटकाए कागज वाला लड़का तेजी से घूमा और फुर्ती से साइकिलों के बीच से गुजर गया, आने जाने वाली भीड़ में घुल मिल गया। इस लड़के का चेहरा सुंदर था क्योंकि उसके बिखरे हुए बाल नीचे लटके हुए थे और उसकी भौहें छुपी हुई थीं। चलते चलते उसने एक काला फिशनेट दस्ताना उतार दिया जो उसने किसी समय पहना था और उसे अखबारों से भरे अपने स्लिंग बैग में भर लिया। जैसे हवा का झोंका आया, उसके कपड़े सिकुड़ गए और उसकी खुली बांह पर एक धब्बा उभर आया। कुछ सेकंड बाद अर्न्स बो अचानक जहां खड़ा था वहां से वापस कूद गया, ऐसा करते हुए मानो वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा नहीं, मैं एक दुर्स्वप्न की क्षमता से प्रभावित था। जैसे ही उसने अपना पैर जमाया, उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने हाई अलर्ट की स्थिति में अपने चारों ओर देखा, किसी भी आसन हमले के लिए तैयार। हालांकि अर्न्स बो इस बात से हैरान था कि उसे कितनी आसानी से एक सपने में खींच लिया गया था, वह ये जानता था। विवरण पर विचार करने का समय नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह महत्वपूर्ण था। वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अंगूठी। कुछ साइकिलें उसके पास से गुजरीं और वे सड़क के बीच में सज्जनों को रास्ता छोड़ने के लिए चेतावनी देने के लिए अपनी घंटियों का इस्तेमाल कर रहे थे। अर्न्स बो ने उसे घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके कपड़ों के नीचे उसकी मांसपेशियां अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थीं। जब पैदल यात्री आते जाते थे तो ये कुछ साइकिलें उसके चारों ओर चक्कर लगाती थीं, कुछ अपने कदमों को धीमा करते हुए और अपनी उंगलियों को इशारा करते हुए। घंटा घंटा घंटा। 12 घंटे थे। सेंट हाइलैंड कैथेड्रल की चिमनियों से सफेद भाप निकलते हुए सुना। जैसे ही गियर और लीवर काम करने लगे, प्रशंसा के पवित्र भजन गूंजने लगे। चौराहे पर सबके कदम रुक गए। उस पवित्र क्षण में उन्होंने या तो प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर ली या चुपचाप सुन रहे थे, भले ही वे भाप और मशीनरी के देवता में विश्वास करते हो या नहीं। केवल वे कबूतर जिन्हें दाना डाला जा रहा था, उड़ गए और आकाश में उड़ गए। गो 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 गो। जैसे ही घंटा बजाया गया, कोई भी नहीं हिला। यहां तक कि अर्ल मिस्टल, जो रेस्तरां के एक निजी कमरे के अंदर था, भारी भाव के साथ निश्चल खड़ा था। उनकी दृष्टि पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने केवल भूरे नीले या हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए श्रमिकों और उसी बनावट की साइकिलें देखीं। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा अर्न्स बो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। निस्संदेह उसने सेंगुइन विकाउंट के हाथ में अखबार देखकर अनुमान लगा लिया था कि अखबार वाला लड़का समस्याग्रस्त था। हालांकि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। पीछा। स्पष्ट रूप से जिस शक्ति ने देवदूत का स्तर उधार लिया था, वह निम्न या मध्य क्रम से परे नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि एमलिन व्हाइट के गुट के पास कम से कम एक देवता छिपा हुआ था। मिस्टल का मानना था कि एक बार जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्हें रोका जाना तय था या यहां तक कि प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। आसानी से पता चल जाने की स्थिति में, जबकि यह नहीं पता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी कहां छिपे हुए थे, मिस्टल का मानना था कि इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे मामलों में पीछा करने से मामला और भी बिगड़ गया। बात इसके अलावा सेंगुइन के लिए यह केवल एक परीक्षा थी। यदि एमलिन का समर्थन करने वाले गुट ने एक देवता को संगठित किया होता, तो वे अर्न्स बो के सुरक्षात्मक उपायों की बदौलत उस बिजलीघर को बंद कर सकते थे और ओथ ऑफ रोज के माध्यम से मिस्टल हमलावर की पहचान की पुष्टि कर सकता था। उन्होंने मामले को तीव्र संघर्ष में बदलने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनकी योजनाओं में इसमें केवल अर्ल मिस्टल शामिल था, जो अर्न्स बोयार को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दूसरे पक्ष को रोक रहा था। मौजूदा हालात में वे हार चुके हैं। पहल जबरदस्ती पीछा करने से देवताओं की लड़ाई हो सकती है, और सेंट हाइलैंड कैथेड्रल के आसपास बैकलैंड में यह आत्महत्या के बराबर था। मिस्टल के अलावा चूंकि अन्य देवता ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की थी और केवल सहायक सहायता प्रदान की थी, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना और पीछा करना मर्यादा की हानि होगी और एक संगीन अर्ल के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का अपमान होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। घूमते समय मिस्टल के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। उसके बाएं हाथ पर एक बार फिर भूतिया नीली अंगूठी। 12 घंटियों के बाद इमलिन फिर से चलने लगा। वह फव्वारे के पीछे चक्कर लगाता हुआ उतरते कबूतरों के बीच सेंट हाइलैंड स्क्वायर के दूसरे छोर पर पहुंच गया। फिर उसने अर्न्स बो को देखा, जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, वह आधा कदम भी हिलने से डर रहा था। उसने पलटी हुई गाड़ी, वह घोड़ा जो अपनी पूंछ हिला रहा था, और गाड़ी चालक को देखा जिसके चेहरे पर दर्द के भाव थे।
एमलिन आगे बढ़े, एक बटुआ निकाला और 100 निकाले। उन्होंने इसे गाड़ी चालक को सौंप दिया और कहा, ये तुम्हारा है। मुआवजा। गाड़ी चालक का चेहरा शून्य लेकिन सुखद आश्चर्यचकित था। किराए की गाड़ी उसकी नहीं थी, वह तो एक साधारण कर्मचारी था। घोड़े के चौंकने के कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसे कुछ क्षण के लिए चुभन महसूस हुई। उसके बाद चिंता और निराशा उसके दिमाग पर हावी हो गई। तथाकथित अनुबंध और वर्षों में देखी गई अन्य समान दुर्घटनाओं के आधार पर वह इस सब के लिए जिम्मेदार था। इसका मतलब था उसकी ओर से और उसके साथ मुआवजा। आय और पारिवारिक स्थिति का मतलब दिवालियापन था। उस छोटे से क्षण में गाड़ीवान के मन में तमाम तरह के विचार उभर आए थे। वे मुख्यतः 3 प्रकार के थे। एक तो जमे हुए सज्जन को डराना और उससे मुआवजा दिलाना था। इससे उनका परिवार टूटने से बच गया और उनके बच्चों को कम उम्र में ही कारखानों में गुलामी करनी पड़ी। दूसरा विकल्प ये था कि घोड़े को तुरंत किसी गैंगस्टर के पास लाया जाए और उसे बेच दिया जाए। फिर वह घर लौट आएगा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैकलैंड छोड़ देगा। आखिरी विकल्प था अपने परिवार के लिए उस स्थान से स्थानांतरित होने की व्यवस्था करना जहां उन्होंने किराए पर लिया था। फिर वह गाड़ी के मालिक से विनती करेगा, यह आशा करते हुए कि वह इसे किस्तों में चुका सकता है। यदि व्यक्ति सहमत नहीं था तो उसे एक पैसा भी प्रतिपूर्ति करने के बजाय जेल में डाल दिया जाएगा। अब अचानक 100 रन बनने से उसका दिमाग खराब हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे। 100 पाउंड एक बिल्कुल नई किराए की गाड़ी और इससे भी अधिक खरीदने के लिए पर्याप्त था। एमलिन ने गाड़ी चालक को नजरअंदाज कर दिया और अर्न्स की ओर देखा। अब सब कुछ ठीक है। क्या आप सबसे बड़ी समस्या नहीं है? कैसे कर सकते हैं? क्या तुम यहाँ ठीक हो? जब अर्न्स ने अपने बाएं हाथ पर भूतिया नीले रत्न के साथ अंगूठी घुमाई तो वह चिढ़ गया। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि उसे एमलिन व्हाइट पर विश्वास करना चाहिए और उससे संपर्क भी करना चाहिए। एमलिन ने एक नजर डाली, अचानक घूम गई और तेजी से एक गली में चली गई। अर्न्स ने अवचेतन रूप से अपने कदम बढ़ाए और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह अखबार हाथ में पकड़े रहा। दोनों सेंगुइन बेहद तेज गति से आगे बढ़े, एक दौड़ रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी असाधारण प्रकट करें। जब अर्ल मिस्टल को एहसास हुआ कि दोनों संगीन उसकी आध्यात्मिकता की पहुंच से परे हैं, तो उसने इत्मीनान से पीछे चलने के लिए गुलाब की अंगूठियों की जोड़ीदार शपथ के बीच संबंध का इस्तेमाल किया। एमलिन कभी कभी शॉर्टकट अपनाते हुए चक्कर लगाते थे और कभी कभी उन स्थानों पर लौटते थे जहां वे पहले थे। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि उसकी मंजिल कहाँ है। जहां तक अर्न्स की बात है, वह उस बैल की तरह था जिसने लाल कपड़ा देखा हो। उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अनजाने में दोनों संगीन आ पहुंचे रोज स्ट्रीट, जो पुल के दक्षिण में थी। इस समय एमलिन अचानक तेज हो गई। उसे इस बात का डर नहीं था कि जैसे ही वह सीधे हावेस चर्च में घुसा, दूसरों ने उसे तस्वीरें बनाते हुए देखा। अर्न्स ने वैसा ही किया। अच्छा नहीं है। दूर से अर्ल मिस्टल आगे के घटनाक्रम को रोकने के लिए उन पर उतरने ही वाला था कि अर्न्स की आकृति फसल चर्च के प्रवेश द्वार के अंदर गायब हो गई। मिस्टल के पैर में लगी एक टाइल तुरंत टूट गई। कैथेड्रल में प्रवेश करने के बाद अर्न्स को एक एहसास हुआ। फिर उसने देखा, भूरे रंग का पुजारी वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्यूस की सभी पंक्तियों में सबसे आगे खड़ा है। वह पर्वत के समान प्रतीत होता था। इसके साथ ही पूरा गिरजाघर भारी हो गया, मानो कोई जेल हो। ऐसा लग रहा था कि यह जमीन के साथ ही विलीन हो गया है। अर्न्स के दिमाग में तुरंत एक और आवाज गूंज उठी। पहले सम्मोहन से जागने के बाद अपने ऊपर मौजूद सभी वस्तुओं को एमलिन व्हाइट पर फेंक दे। इधर उधर की आवाजों के बीच अर्न्स ने अपना सैश उतार दिया, ब्रोच बाहर फेंक दिया और विभिन्न वस्तुओं को एमलिन व्हाइट की ओर पटक दिया। इसमें उनकी चांदी भी शामिल थी, जेब भरी और नकदी से भरा बटुआ। उसके हाथ का अखबार जमीन पर गिर गया और उसके भीतर भरा हुआ एक कागज का कार्ड बाहर गिर गया। कागज के कार्ड पर न्याय की देवी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में तलवार और तराजू था। अध्याय 103 रिटर्नेला फेंकने के बाद उसके होश में आने से पहले उसके कपड़ों के अलावा बाकी सब कुछ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया? इस आशावान विकाउंट को अंततः वे बातें याद आ गईं जिन्हें वह जानबूझकर भूल गया था। वह पन्ना, हरी निरीह आंखों की जोड़ी, एक मनोवैज्ञानिक संकेत, कोई सम्मोहन नहीं। अर्न्स बॉय ने क्रोध और अप्रतिरोध्य भय से चारों ओर देखा, सहज रूप से उस स्थिति को समझ लिया जिसमें वह था। उसकी नजर फिर पहाड़ जैसी आकृति पर पड़ी। उन्होंने फादर अत्रावस्की को अपने साथ देखा, पतली और विरल भौहें। तुरंत अर्न्स बॉय के दिमाग में सभी तरह के विचार घूमने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे।
वह तुरंत एक गहन विचार के साथ आया। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया और उन्होंने तुरंत कहा, मैं 1 महीने का स्वयंसेवक कार्य करने के लिए यहाँ आऊंगा। एमिलिन की दुर्दशा बैकलैंड में सेंगुइन के बीच लंबे समय से फैली हुई थी। अर्न्स बोअर फादर अत्रावस्की के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और जानते थे कि भले ही उन्हें लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन ऐसा करने के भाग्य से बचना उनके लिए मुश्किल था। स्वयंसेवी कार्य, वह आत्मसमर्पण भी कर सकता है और ऐसी स्थितियां चुन सकता है जो उसके लिए अधिक लाभदायक हो। कम से कम मुझे अपने मन में कोई संकेत नहीं रखना चाहिए और अंततः अपनी आस्था को धरती माता में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। यह विचार अर्न्स के मन में कौंध गया। उन्होंने एट्रावस्की के हाथ में एक लालटेन देखी और उसके अंदर एक अजीब मोमबत्ती थी जो उभरी हुई गांठों के साथ मानव त्वचा से ढकी हुई लग रही थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अर्न्स की पुतलियां फिर से चौड़ी हो गईं। उसके पास केवल एक ही था। उसके मन में विचार ज्यों का त्यों गूंजता रहा। एक और मनोवैज्ञानिक संकेत। उस पल उसने महसूस किया कि उसके दिल में उदासी घनी हो गई है। ठीक है, एट्रावस्की ने सिर हिलाया और अर्न्स क्रेयार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। एमिलिन ने अपनी आत्मसंतुष्टि और प्रसन्न मुस्कान को रोक लिया। फिर उसने पकड़ी हुई वस्तुओं को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसान हो जिसने अभी अभी भरपूर फसल काटी हो। चौक के उत्तर पश्चिम में एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में एक विशाल छाया दिखाई देने पर रोशनी कम हो गई। छोटा चमगादड़ अंधेरे से बाहर उड़े और तेजी से आपस में चिपक गए। जैसे ही चांदी के बालों वाला लाल रंग का अर्ल मिस्टल उस स्थान पर दिखाई दिया जहां चमगादड़ दिखाई दिए थे, धुआं उठ गया। उसके आसपास सब कुछ सामान्य हो गया था। उनका नौकर, गहरे रंग का फॉर्मल सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, तुरंत आगे बढ़ा और सिर झुकाकर पूछा, महाराज, क्या आप अब खाना खा रहे हैं? वो ये नहीं बता सका कि चीजें सुचारू रूप से हुई थी या कुछ गलत हुआ था। परिणाम की सफलता के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अर्ल का चेहरा, हालांकि उसने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टल ने सिर हिलाया और हाँ कहा। वह शांत भाव से मेज की ओर गया, भूतिया नीले रत्न के साथ अंगूठी उतार दी और अपने स्वभाव में कोई दिखावा किए बिना बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कबूतरों को दाना डालने के लिए निकला हो। ये समृद्ध गंध अनोखी है लेकिन बुरी नहीं है। अर्ल मिस्टल के पड़ोसी निजी कमरे में क्लेन एक बहुत ही साधारण चेहरा पहने हुए था क्योंकि उसने नागरिक व्यंजनों की स्वादिष्टता, मेमने के टुकड़े पर टिप्पणी की थी। ये सजा ऑपरेशन, ये टैरो क्लब के कुछ सदस्यों द्वारा किया गया एक प्रयास था जिसमें दुनिया या मिस्टर फूल के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये देखते हुए कि मिस जस्टिस और मून एमलिन को ऐसे मामलों में शून्य अनुभव था और अन्य मामलों में अनुभव की कमी थी, वह अंतिम सुरक्षा के रूप में गुप्त रूप से क्षेत्र में आए थे। उसने पहले अपने निजी कमरे के संलग्न बाथरूम में भूरे कोहरे से ऊपर जाने के लिए प्रवेश करते समय मूर्ख से प्रार्थना करने के लिए अपनी कठपुतली का उपयोग किया था। प्रकाश के संगत बिंदु का उपयोग करते हुए उसने पूरे वर्ग और उसके क्षेत्र को लिया था। परिवेश, वह पूरे समय समुद्री देवता के राजदंड को पकड़े रहा, कुछ भी चूक होने पर किसी भी समस्या को रोकने के लिए बिजली गिराने के लिए तैयार रहा। हालांकि अंततः उसने कुछ नहीं किया। सब कुछ उसकी कल्पना से कहीं अधिक सहजता से घटित हुआ। उन्हें उस अनुभव को स्टार लियोनार्ड मानने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मिस जस्टिस, जो पहली बार ऐसे मामलों में भाग ले रही थी, ने उनकी उम्मीदों से बढ़कर काम किया था। वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। वास्तव में, जब भावनाओं को नियंत्रित करने की बात आती है तो दर्शक पथ का अनुक्रम 6 अन्य पथों के निम्न और मध्य अनुक्रम से कहीं अधिक बड़ा होता है। अगर उसे बेचैनी भी महसूस होती तो वह ऑपरेशन से पहले ही अपनी शक्ति से इसका समाधान कर लेती थी। क्लेन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और अन्य व्यंजनों का नमूना लेना जारी रखा। सेंट हियरिन स्क्वायर पर खिड़की के बाहर ये जीवंत संगीत, बांसुरी, वायलिन के एक उदार मिश्रण से भर गया। अकॉर्डियन और 7 तार वाला गिटार। किराए की गाड़ी थी। धीरे धीरे सेंट हियरिन स्क्वायर की परिधि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लियोनार्ड मिशेल, जो बैकलैंड ब्रिज के उत्तरी तट पर लौटने के लिए तैयार थे, ने दबी आवाज में पूछने से पहले चौक के बीच में कबूतरों पर एक नजर डाली। बूढ़े आदमी, इस ऑपरेशन के नतीजे के बारे में आपकी क्या राय है? अर्न्स बोअर को एक सपने में खींचने के बाद उसने लेमेनो की यात्राओं को पलट दिया और एंजल के आलिंगन को सक्रिय कर दिया। इसके बाद वह आगे के घटनाक्रम के बारे में अनिश्चित होकर गाड़ी में सवार होकर घटनास्थल से चले गए। उसके मन में पलाजोरस वापस तड़क गया। चौथे महाकाव्य में ऐसी कहावत है, देवताओं की शक्ति पर विश्वास करो। इसका मतलब यह है कि इस मामले को मिस्टर फूल की मौन स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए इसका सफल होना तय है। हालांकि बूढ़े आदमी को टैरो क्लब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
मिस्टर फूल अधिकांश समय गवाह होता है, इसलिए कोई तथाकथित मौन स्वीकृति नहीं होती है। लियोनार्ड ने विषय को मोड़ने से पहले मन ही मन बुदबुदाया, ये कहावत पूरी क्यों नहीं लगती। उन्होंने कभी भी पैलेस ज़ोरोस्ट को इसकी सही स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया था। टैरो क्लब, उन्होंने बस टैरो क्लब की सामान्य स्थिति का उल्लेख किया और उन्हें उन मामलों की जानकारी दी जिन्हें मिस्टर फूल द्वारा अनुमोदित किया गया था। पैलेस ने हंसते हुए कहा, वास्तव में कहावत का दूसरा भाग भी है, उनकी परोपकारिता पर भरोसा मत करो। देवताओं की शक्ति पर विश्वास करो, लेकिन उनकी परोपकारिता पर भरोसा मत करो। लियोनार्ड ने कांसे के सख्त आवरण वाली नोटबुक को देखते हुए चुपचाप दोहराया। फिर वह दुखी होकर बुदबुदाया, ये वास्तव में ग्रेड 1 सीलबंद कलाकृति के समान है। इसके अलावा इसके नकारात्मक प्रभावों का समाधान अपेक्षाकृत सरल है। इस ऑपरेशन से पहले इस तथ्य पर विचार किया गया था कि चंद्रमा क्षेत्र के साथ साथ अंधेरे से जुड़े मार्ग के परे के लोगों में दुष्स्वप्न से संबंधित प्रभावों के खिलाफ अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिरोध था। लियोनार्ड ने मूल रूप से विश्व क्लेन मोरेटी से बढ़ती भूख को उधार लेने की योजना बनाई थी। हालांकि कुछ बात की चर्चा के बाद मिस मैजिशियन ने लेमनों की यात्राओं की विशेषताओं का उल्लेख किया, जिससे उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला। इसलिए क्लेन, जो मूल रूप से था एंजल के आलिंगन के लिए जिम्मेदार, उसे 3 घंटे तक भूखा रहने दिया। शक्तियों से परे विभिन्न उपयोगी चीजें दर्ज की गईं, जैसे रिश्वत देना, कमजोर करना। यह इब्राहिम परिवार से कुछ है, पालिस ज़ोरोस्ट ने आह भरते हुए कहा। लियोनार्ड को इसके बारे में लंबे समय से पता था क्योंकि उसने अजीब तरह से सिर हिलाया था। फिर उन्होंने पूछा, बूढ़े आदमी, क्या आपके पास उस रहस्यमय वस्तु के नकारात्मक प्रभावों को कमजोर करने या नियंत्रित करने का साधन है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था? आप इसे रहस्यमय वस्तु कहते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे सील करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले महल। लियोनार्ड को फटकार लगाए। फिर उन्होंने कहा, क्या आपने नहीं कहा कि इसमें एक जीवित विशेषता है? इससे इसे हल करना बहुत आसान हो जाता है। लियोनार्ड ने राहत महसूस की क्योंकि उसने फिर से खिड़की से बाहर अपनी नजर डाली, सेंट हायलैंड कैथेड्रल को देखा, जिसके हिस्से लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन के प्रवेश द्वार पर सेंट सैमुअल कैथेड्रल के आसपास फेल्थ स्ट्रीट, नॉर्थ बोरो में कारखानों से मिलते जुलते थे। अपने कपड़े बदलने के बाद ऑड्रे एक सामान्य लड़की की तरह गाड़ी से उतर गई। वह पहले ही उससे छुटकारा पा चुकी थी। पेपर बॉय पोशाकें, होटल का कमरा जो समय से पहले तैयार किया गया था, और वह कमरा एमलिन के निर्देशों के तहत किसी के द्वारा आरक्षित किया गया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस समय लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन के प्रवेश द्वार पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन ऑड्रे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गई। किसी ने उसकी ओर ऐसे नहीं देखा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रहती हो। ऑड्रे तेजी से फ्लोर में चली गई, दूसरी मंजिल तक गई और निर्देशक के कार्यालय की ओर चली गई। और हर कोई जिसके पास से वह गुजरी, ऐसा लग रहा था कि वे उसके साथ खेल खेल रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं मानो उन्होंने उसे देखा ही नहीं हो। वे इस बात से हैरान नहीं थे कि यह अपरिचित लड़की अंदर क्यों थी। ऑड्रे कार्यालय में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक उसे अंदर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मिस ऑड्रे, ये वह दान राशि है जो हमने इस सप्ताह एकत्र की है। ऑड्रे अपने होठों को मुड़े बिना नहीं रह सकी और उसने धीरे से अधखुले दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। कार्यालय के अंदर एक स्टाफ सदस्य दस्तावेजों का ढेर पकड़े हुए था और उसे दिखा रहा था। डेस्क के पीछे का व्यक्ति। डेस्क के पीछे एक गोल्डन रिट्रीवर बैठी थी, जिसके गले में सोने की रिम वाला चश्मा लटका हुआ था। ये निदेशक की सीट पर बैठ गया, लापरवाही से दस्तावेजों को पलटते हुए कहा, यह कोई मुद्दा नहीं होगा। स्टाफ सदस्य ने फिर दस्तावेज वापस ले लिया और उसे देखकर मुस्कुराया। गोल्डन रिट्रीवर, फिर मैं विदा लूंगा मिस ऑड्रे। उसके पीछे ऑड्रे ने सोफे की ओर जाते हुए अपनी हंसी रोक ली। वह गोल्डन को बीच में रोके बिना चुपचाप स्टाफ सदस्य को जाते हुए देखती रही। अन्य दस्तावेजों को पढ़ने से पुनः प्राप्त करें। सूसी ने विभिन्न दस्तावेजों को गंभीरता से पढ़ा। उसे डर था कि उसके अभिनय के साथ कुछ गलत होगा, जिससे ऑड्रे के मामले प्रभावित होंगे। कुछ देर बाद वह अचानक हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। ऑड्रे, क्या तुम वापस आ गई हो? आपने कैसे नोटिस किया? ऑड्रे सोफे से उठ खड़ी हुई और सुस की नजरों में आ गई। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने खास तौर पर सूजी से बात की थी। उन्हें लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन में काम पर उनकी जगह लेने के लिए सीढ़ी मिली। फिर गोल्डन रिट्रीवर के साथ वह उस दिन उसके साथ बातचीत करने वाले सभी स्टाफ सदस्यों को सम्मोहित कर लिया, जिससे वे सूजी को ऑड्रे की तरह मानने लगे।
जहां तक संभावित आगंतुकों का सवाल है, उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि केवल दोपहर में मेहमान होंगे, और सम्मोहन से बाहर निकलने का संकेत दोपहर 2 बजे कैथेड्रल की घंटियां थीं। ऑड्रे को देखकर सूसी कुर्सी से कूद पड़ी और गुस्से में बोली, लगभग 2 बजे बज रहे हैं। ये सही है। ऑड्रे ने अंदर ही अंदर एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया और वह छोटे से लाउंज में चली गई और अपने कपड़े बदल लिए। वह तो अपने पिछले भेस को जलाने के लिए ली की लो नियंत्रित करने वाली शक्तियों का उपयोग किया। अपने कार्यालय लौटकर और अपनी सीट पर बैठने के बाद उसे पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और हल्के से अपने होंठ भींच लिए। सच कहूं तो वह हमेशा घबराई रहती थी। हालांकि उसने ऑपरेशन से पहले सफलतापूर्वक खुद पर प्लेटेड डाल लिया था, जिससे किसी भी तरह की चूक नहीं हुई। अब जब मैं इसे याद कर रहा हूं तो ये काफी दिलचस्प है। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि हम प्रभावित लोगों को मुआवजा कैसे देंगे। ऑड्रे, अच्छा किया। जैसे जैसे गोरी हरी आंखों वाली सुंदरता निखरती गई, मुस्कुराहट चमकती गई। इस ऑपरेशन के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी सम्मोहन औषधि काफी मात्रा में पच गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक बात की पुष्टि भी की थी। रहस्यमय वस्तु हैंड ऑफ हॉरर, जो रिश्वत के आकर्षण के साथ आई थी, सम्मोहन के साथ पूरी तरह से काम करती थी। हाँ, मुझे ये भी पता चला कि मिस्टर मून का नाम एमलिन व्हाइट है। उसने बात छिपाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे मुझे बताना था। अन्यथा हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। हाँ, शायद बस दे रहा हूँ। गिरजाघर का नाम ही काफी था, लेकिन इससे उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। मुझे अभी भी कुछ चिंता महसूस हो रही है। सम्मोहित करते समय मैं बहुत कठोर था। वास्तव में सम्मोहन के पहले स्तर के दौरान मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत सीधे थे। पूरे ऑपरेशन की समीक्षा करते समय ऑड्रे ने अपनी थोड़ी उत्तेजित भावनाओं पर नाटक किया, यह आशा करते हुए कि वह आज के अनुभव और सबक से सीख सकती है। गून गून सेंट सैमुअल कैथेड्रल की घंटियां बजने लगीं, जिससे पता चल रहा था कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। कई कर्मचारी जो थे 22 फेल्थ स्ट्रीट के अंदर लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन में इसे सुनने के बाद उनके शरीर कांपने लगे। इसके बाद वे अपना काम करते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कैथेड्रल की घंटियों के बीच गोंद गोंद क्लेन, जो वापस ड्वेन डांस में परिवर्तित हो गया था, एक बार फिर 60 बर्कलैंड स्ट्रीट की बालकनी में चला गया और मैक्स के घर की स्थिति में आ गया। इसी समय एक गाड़ी उनके आवास के प्रवेश द्वार से गुजरी और सड़क के अंत तक चली गई। अचानक क्लेन को महसूस हुआ। एक दृश्य के रूप में उसकी धारणा उसके दिमाग में उभरी। एक भूरे रंग का चूहा गाड़ी की खिड़की के सामने झुका हुआ इत्मीनान से सड़क के दृश्यों को देख रहा था। अध्याय 104, तीसरा आंदोलन। ग्रे रेड क्लेन की पलकें झपकी क्योंकि वह अपने आधे खुले कमरे में वापस जाने, बालकनी छोड़ने और मास्टर बेडरूम में प्रवेश करने में संकोच नहीं कर रहा था। फिर वह बाथरूम में घुस गया। वह पर्याप्त गति से आगे बढ़ा, ऐसा करते हुए मानो वह इस पूरी प्रक्रिया को दैनिक दिनचर्या की तरह दोहरा रहा हो। बाथरूम का दरवाजा बंद करके क्लेन ने वामावर्त दिशा में 4 कदम उठाए और शोर और दहाड़ से भरे भूरे कोहरे से गुजरा। अंततः पीछे की ऊंची कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण किया। मूर्ख। और इससे पहले उसने अपने सेवक अनुनी से, जो गलियारे में खड़ा था, धीरे से भगवान कलवतुआ को देखने की प्रार्थना की। प्रकाश के संगत बिंदु का उपयोग करते हुए उसने समुद्री देवता के राजदंड को इशारा किया और अपनी दृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर उसने उस गाड़ी को बंद कर दिया जो मैक्स रेजिडेंस 39 बाचलैंड स्ट्रीट की ओर जा रही थी। और इस बार जो व्यक्ति कांच की खिड़की के सामने झुककर इत्मीनान से दृश्यों का आनंद ले रहा था, वह अब कोई ग्रे चूहा नहीं था, बल्कि रेशम की टोपी और काला ट्रेंच कोट पहने एक युवक था। उसके बाल काले और काले थे, आंखें। उसका चेहरा पतला और चौड़ा माथा था। उन्होंने क्रिस्टल मुनले पहना था और उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह कोई और नहीं बल्कि निंदा करने वाला, समय का दूत, निर्माता अम्मोन का पुत्र था। हालांकि क्लेन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, उसकी चिंता से उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। अम्मोन स्पष्ट रूप से अपने मूल रूप में प्रकट हो गया था। लेकिन चूहे देवता की नियति चुराने के बाद वह बिना किसी संदेह के सभी की नजरों में एक भूरे चूहे के रूप में प्रकट हुआ। वह और उसका भाई कल्पना का दूत एडम के पास था। कुछ शक्तियां जो समान थीं। इसने दूसरों के मन में उतना ही भय पैदा कर दिया जितना वे इसके बारे में सोचते थे, लेकिन यह आंतरिक रूप से अलग था। यदि यह धूसर कोहरा नहीं होता और इस स्थान पर मेरा गहरा नियंत्रण नहीं होता, तो मैं इसे खोज भी नहीं पाता। जब क्लेन ने अम्मोन के अवतारों की खोज के लिए अपनी दृष्टि का विस्तार किया तो उसे खुशी और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ। नियति के ग्राफ्टिंग की तुलना में परजीवीकरण के संकेत बहुत स्पष्ट थे।
हालांकि इस बार क्लेन को कुछ भी नजर नहीं आया, चाहे वह अन्य यात्री ही क्यों न हो। गाड़ी को खींचने वाले घोड़े या आसपास के पेड़ और हवा पर जीवीकरण का कोई संकेत नहीं था। ये लियोनार्ड के दादाजी द्वारा कही गई बात से अलग है। क्या एक अम्मोन के प्रकट होने का अर्थ कई और अम्मोनियों का साथ होना नहीं होना चाहिए? वह स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे चर्च ऑफ एवरनाइट के एक विचित्र जादूगर ने खोजा था और उसे संदेह है कि बैचलन स्ट्रीट निगरानी में है। इसलिए उन्होंने स्थिति की जांच के लिए केवल एक अवतार भेजा। जैसे ही वह ऊपर आया, क्लेन ने भौहें चढ़ा ली। सिद्धांतों के साथ वह इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित थे कि मौजूदा घटनाक्रम को कैसे संभाला जाए। बेशक उन्होंने पहले जोरोस्ट को याद करते हुए कहा था कि जब तक एक अवतार का समाधान हो जाता है, वह बैचलन स्ट्रीट के सभी अम्मोन्स को खत्म कर सकता है। और अब बैचलन स्ट्रीट में केवल एक अम्मोन था। कार्रवाई करने का एक आदर्श समय। मैं पहले सुनूंगा कि विशेषज्ञों की राय क्या है। क्लेन ने तुरंत लंबी कांस्य मेज के दूसरे छोर पर विश्व जैम और स्पैरो की आकृति बनाए और उससे श्रद्धापूर्वक और पवित्रता से प्रार्थना करने को कहा। माननीय मिस्टर फूल, कृपया लियोनार्ड मिशेल को सूचित करें कि अम्मोन 39 बैचलन स्ट्रीट पर दिखाई दिया है, लेकिन वहां केवल एक ही है। जबकि जैम और स्पैरो ने प्रार्थना की, क्लेन ने गाड़ी की निगरानी करना बंद नहीं किया। उसने हेजल को हल्के रंग की पोशाक में देखा और उसके फोर में प्रवेश किया। अम्मोन, जिसने मोनले और काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था, पूरे संयम के साथ उसके पीछे चला गया। कोई छिपाव न होने पर भी नौकरों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वहां सिर्फ हवा हो या कोई अदृश्य जीव हो। मिस हेजल के पीछे कभी कभी नौकरानियां जमीन की ओर देखती और डर के मारे उछल पड़ती। जैसे ही वे चीखने वाले थे, मुंह खुलने के बाद वे भूल गए कि वे क्या करने वाले थे। अम्मोन फोर से गुजरा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। क्रिस्टल मोनले को चुटकी बजाते हुए अम्मोन ने अपने हाथ अपनी जेबों में भर लिए। चक्राकार पारदर्शी कीड़े उसके शरीर से बाहर निकलने लगे और गायब होने से पहले हर दिशा में रेंगने लगे। इससे क्लेन की खोपड़ी में झंझनाहट होने लगी। उन्होंने पहले जोरोस को याद किया। अम्मोन की परजीवीकरण शक्ति, प्लेग जैसे संक्रमण का वर्णन। हेजल हाल ही में बहुत अच्छे मूड में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शिक्षक सचमुच पागल नहीं हुआ था। पहले जो कुछ भी हुआ वह केवल एक परीक्षा थी और वह उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। इससे उन्हें अलौकिक दुनिया के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने औषधियों का सार सीखा और अभिनय पद्धति को समझा। उन्हें क्रिप्टोलॉजिस्ट के रूप में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह वर्तमान में क्रम 7 पर थी। उससे परे तो वास्तव में दुनिया का एक जादुई पक्ष है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब देवता बन सकता हूं और अपने नश्वर बंधनों से छुटकारा पा सकता हूं। हेजल ने लटकी हुई दीवार घड़ी पर नजर डाली और अपने धन से हुए पेट को रगड़ा। उसने आज हाइती सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मां को बुलाने का फैसला किया। आखिरकार कोई मेहमान नहीं था। दोपहर के समय उसने अपने शिक्षक को वापस लाने के लिए भोजन के लिए बाहर जाने का बहाना इस्तेमाल किया था। उसने भी अभिनय करने का अवसर लिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं खाया। ऐसा सोचने पर उसकी नजर अपने शिक्षक पर पड़ी, जो सोफे पर चमड़े के गद्दे पर लेटा हुआ था। भूरे चूहे ने अपना अगला पंजा उठाकर अपनी दाहिनी आंख पर दबा लिया था। क्या आपको किसी भोजन की आवश्यकता है? हेजल ने आदरपूर्वक पूछा। चूहे ने अपना अगला पंजा नीचे किया और इत्मीनान से उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है शिक्षक। हेजल घूमी और अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ी। उसकी महिला की नौकरानी थी गलियारे के किनारे खड़े होकर इत्मीनान से गलियारे के अंत में बालकनी को देख रही थी, जैसे कि वह दोपहर को निहार रही हो। आकाश। हेजल ने अजीब तरह से भौहें चढ़ाईं और कहा, इस जगह की रक्षा करो। किसी को भी अंदर मत आने दो। महिला की नौकरानी ने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दी। हाँ मिस। तभी हेजल अपने शयन कक्ष से बाहर निकली और दूसरी मंजिल पर गतिविधि कक्ष की ओर चली गई। उसे अपनी माँ रेहाना मिली। उसी काले हरे बालों वाली इस महिला को उसकी महिला की नौकरानी से रत्नजड़ित चश्मे की एक जोड़ी मिली, जिसमें सोने की चेन लटकी हुई थी। यह दृष्टि सुधार उपकरण से अधिक एक सहायक उपकरण था। मुझे मत बताओ कि तुम ये पसंद नहीं है, हेजल ने हैरानी से पूछा। माँ रेहाना के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। अब मुझे ये पसंद है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने चश्मा पहन लिया। जैसे ही हेजल कुछ कहने ही वाली थी, उसने कदमों की आहट सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके पिता, संसद सदस्य मैकेट, जल्दी घर आ रहे हैं। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा कि आप सैन्य दिग्गजों की मेस में होंगे? हेजल ने गुजरते हुए पूछा। आज वहां कोई नहीं था। एम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके दोनों किनारों पर चुटकी काट ली। आंखें।
हेजल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और सिर हिलाया। उत्तम, हमने काफी समय से एक साथ हाई नहीं पी है। ये सही है। संसद सदस्य मैक्ट और मारिहाना एक साथ हंसे और उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर लियोनार्ड, जो अभी अभी सेंट हाइलैंड स्क्वायर से लौटा था, जैसे ही उसने कॉफी टेबल पर अपने पैर उठाए, उसने खुद को सोफे पर गिरा दिया। कोई जानकारी न मिलने पर उनका मानना था कि सजा अभियान का सही अंत हो गया था, जिससे उन्हें देखने की अनुमति मिल गई। युद्ध की लूट के लिए आगे। बूढ़े आदमी, क्या तुमने नहीं कहा कि सेंगुइन विकाउंट पर कई रहस्यमय वस्तुएं थीं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे क्या हैं? लियोनार्ड ने आश्चर्य से धीरे से पूछा। उसके मन में पेलिसोर ने परेशान किया। उस स्तर की बातें मेरे नोटिस के लायक नहीं हैं। लियोनार्ड आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। उसने असीम भूरे सफेद कोहरे और जेम और स्पैरो की धुंधली आकृति के साथ साथ अपनी प्रार्थना भी देखी। अम्मोन 39 बाचलैंड स्ट्रीट पर दिखाई दिया है, लेकिन वहां केवल एक ही है। अम्मोन इतनी जल्दी प्रकट हो गया। लियोनार्ड, जो पहले ही आराम कर चुका था, ने तुरंत अपने पैर पीछे हटा लिए और सीधे बैठ गया। वह सजा की कार्रवाई शुरू होने से पहले से भी अधिक चिंतित हो गया। उन्होंने जल्दी से पेलेस जोरोस को क्लेन के शब्दों के बारे में सूचित किया और पूछा, बूढ़े आदमी, अब हम क्या करें? ऑपरेशन शुरू करें, लेकिन केवल एक अम्मोन अवतार है। पेलेस जोरोस ये कहने से पहले 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। यदि केवल एक अम्मोन है, तो इसका मतलब है कि उसके अन्य उद्देश्य हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे में, महाकाव्य, एक कहावत है, गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम लड़खड़ा नहीं सकते। यदि हमने इसमें और देरी की, तो अम्मोन पूरी सड़क को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। जब ऐसा होगा, तो उसे निश्चित रूप से ड्वेन डाटे की असामान्यता का पता चल जाएगा। क्लेन वास्तविक दुनिया में लौट आया और बाथरूम से बाहर चला गया। उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। उसके बाएं हाथ पर रेंगने वाली भूख थी और उसके दाहिने हाथ पर ऑब्सीडियन से खुदा हुआ एक प्रतीक चिन्ह था। फिर उसने नूनी से अपनी उंगलियां चटकाईं और फ्लेमिंग का इस्तेमाल किया। जेम और स्पैरो की उपस्थिति के साथ संसद सदस्य मैक्स हाउस 39 बैचलैंड स्ट्रीट में प्रवेश करने के लिए कूदे। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का नियंत्रण तुरंत क्लेन को हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन यह बिना किसी प्रतिक्रिया के विशाल महासागर में डूबता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अपनी कठपुतली पर से नियंत्रण खो दिया था। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला होने की आवाज सुनकर क्लेन की पलकें झपकीं। यह एक नन थी। अकेले और बाम खून वाले इस युवा ने दरवाजा धकेल दिया था और क्लेन के बाहर पूरी तरह से चला गया था। नियंत्रण। फिर उसने अपनी जेब से एक क्रिस्टल मोनल निकाला और उसे अपनी आस्तीन से रगड़ा। फिर उसने इत्मीनान से उसे अपनी दाहिनी आंख पर पहन लिया। फिर उसने ड्वेन डाटे के मुंह के कोनों को मुड़ते हुए देखा। तुम्हें मिल गया। शयन कक्ष में माहौल स्तब्ध हो गया, क्योंकि एक नूनी जो मुनले पर चुटकी काट रही थी, जारी रही। फ्लोरा जेकब का भाग्य बहुत सारी असामान्यताओं से भरा था और वे मुख्य रूप से सड़क से आए थे। इससे मेरी रुचि बढ़ी और मैंने स्रोत को पहचानने और उसका पता लगाने में कुछ समय बिताया। मुझे ढूंढने में बहुत दिन लग गए। मैं इस दर्पण के लिए अजनबी नहीं हूं और मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसे एक व्यक्ति के प्रति इतना कृतघ्न होते कभी नहीं देखा। ये वाकई दिलचस्प मामला है। शायद मुझे आपका भाग्य चुरा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है। आप संभवतः इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता। ये किसी भी तरह से सरल नहीं है। अध्याय 105 चौथा आंदोलन। मोनले पहनकर नूनी का रूप धारण करने वाली अम्मोन कोई घुसपैठिया या हमलावर नहीं लग रही थी। इसके बजाय वह एक आगंतुक की तरह दिखाई दिया, क्योंकि उसने उत्सुकता से अपने द्वारा की गई सभी तैयारियों के साथ साथ एरोड्स की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया। अपना वाक्य पूरा करने से पहले वह रुक गया। उनके सामने ड्वेन डांस एक गंदे भूरे चूहे में बदल गया था। चूहे ने उसकी आंख पर दबाव डालते हुए अपना दाहिना पंजा उठाया। उसी समय 160 बिर्कलैंड स्ट्रीट के बगीचे में अपने पतले और कटे हुए काले बालों के साथ भूरी आंखों वाला चेहरा जैम और स्पैरो गुलाबों के गुच्छे के बीच में दिखाई दिए। जब अम्मोन कुछ बहुत ही आकर्षक बात कह रहा था, तो उसने क्लेन को परास्त करने के लिए उसके शरीर पर आक्रमण करने के प्रयास में गुप्त रूप से समय के एक कीड़े को अलग कर दिया था। हालांकि क्लेन पूरे समय हाई अलर्ट पर था। उन्होंने इस प्रयास का पता अपनी आत्मा के शरीर के धागों में हुए परिवर्तनों के माध्यम से लगाया। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में तेजी से एक कठपुतली बनाई और स्थानों की अदला बदली की। चुपचाप अम्मोन, जो एक मिश्रित रक्त युवा की तरह लग रहा था, क्लेन के सामने आया।
उसके पीछे तीसरी मंजिल से एक 12 रिंग पारदर्शी कीड़ा गिर गया और उसके शरीर में लौट आया। और उस पल बगीचे की मिट्टी में केचुए, जंगल में कीड़े, छाया में चूहे सभी रेंगते हुए बाहर निकल आए, या तो जाम और गौरैया और अम्मोन की ओर झुंड में आ गए, या इस क्षेत्र से भाग रहे थे। क्लेन द्वारा अम्मोन की बात धैर्यपूर्वक सुनने का मुख्य कारण उस समय का उपयोग मैरियनेट बनाने में करना था। एक विचित्र जादूगर के लिए वे केवल अपनी कठपुतली के साथ ही पूर्ण थे। अम्मोन अभी भी लेने की जल्दी में नहीं थी। कार्रवाई। उसने अपनी आंख के छेद में गहराई तक घुसे हुए मोनले को चुटकी से दबाया और इधर उधर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके कार्य अक्सर आपकी समस्याओं को उजागर करते हैं। छल के उस्ताद के लिए तुमने जो कुछ भी किया वह मेरे लिए तुम्हारी कमजोरी का पता लगाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी तनावपूर्ण और खतरनाक स्थिति में आपने वास्तव में अपने नौकरों की परवाह किए बिना चूहों, कीड़ों, पक्षियों और केंचुओं को अपना कठपुतली बनाने का फैसला किया। यह मुझे क्या बताता है? ये कहता है कि आपके पास उत्कृष्ट नैतिक मानक हैं। आप अभी भी स्वयं को उसी रूप में देखते हैं, मानव, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बिंदु को समझने पर भले ही मेरा अवतार आपसे कमतर हो, फिर भी आपको तोड़ना आसान है। आप चाहकर भी मरने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, आप मेरी आत्मा के शरीर के धागों को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे द्वारा चुराए गए स्पिरिट बॉडी धागों को नियंत्रित कर रहे हैं। वे आपके बटलर, आपकी नौकरानी और आपके कोचमैन के हैं। यदि यह जारी रहा तो मुझे डर है कि आप अपराध की गहरी भावना महसूस करेंगे। यहां तक कि आत्मा शरीर भी। धागे चोरी हो सकते हैं। नहीं, ये ग्राफ्टिंग की तरह है। क्लेन की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई क्योंकि उसने अम्मोन की आत्मा के शरीर के धागों पर अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया। वह धैर्यवान था। उसने अम्मोन को अपनी कवायद में ड्रोन करने की अनुमति दी। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि वह गुप्त रूप से अम्मोन के अवतार को अपने कठपुतली में बदलने की कोशिश कर रहा था। एक विचित्र जादूगर के लिए इस तरह की लड़ाइयां, जहां वह समय के लिए रुकता था और गुप्त रूप से अपना प्रभाव डालता था, कुछ ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें वह सबसे अच्छा था और कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसका वह सबसे अधिक आनंद लेता हो। दुर्भाग्य से वह निंदक अम्मोन का सामना किया था, जो मारॉडर मार्ग का वर्तमान शिखर अस्तित्व था। भले ही वह केवल एक अवतार का सामना कर रहा हो, वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। क्लेन को वास्तव में संदेह था कि अम्मोन के शब्द एक चाल थे, लेकिन वह इसे समझने में सक्षम नहीं था। उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। ऐसे समय में उन्हें एक दर्शक की मदद की जरूरत पड़ी। आपके इतना कहने पर मुझे केवल मुझे परास्त करने के साधनों के बारे में सोचने पर ही संदेह है ना? मुझे गंभीर रूप से घायल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह बहुत है। एक विचित्र जादूगर को परास्त करना मुश्किल है जो आत्मा के शरीर के धागों को देख सकता है, क्लेन ने जेम और स्पैरो का चेहरा पहनते हुए शांति से कहा। अम्मोन तुरंत चिल्लाया, आखिरकार आपने इस पर ध्यान दिया है। तुम मेरी किस्मत चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्लेन ने एक बार फिर एक कठपुतली के साथ स्थानों की अदला बदली की, जिससे उसका वास्तविक शरीर लगातार बगीचे के विभिन्न कोनों में दिखाई देने लगा। नहीं, अम्मोन ने अपना सिर हिलाया, अपनी जेबों में हाथ रखते हुए इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, अगर एरोस जैसा जादुई दर्पण आपके निर्देशों को सुनने के लिए तैयार है और जानबूझकर खुद को आपके प्रति कृतघ्न करता है, इसका मतलब है कि आप उतने सरल नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। मैं अत्याचारी मार्ग से परे नहीं हूं, इसलिए मैं इतना उतावला नहीं होऊंगा कि सीधे आपके भाग्य को चुरा लूं। हाँ, मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि सीधे तौर पर आपकी जगह लेने से कुछ में हो जाएगा घटित होते देखना नहीं चाहते। आपको कैसे पता चला कि एरोड स्वयं ही कृतघ्न हो रहा है? फ्लोरा जैकब्स की नियति में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लेन एक पेड़ पर दिखाई दिया। उनकी अलग अलग कठपुतलियां बदलती रहीं। उनके स्थान। अम्मोन ने एक हाथ बाहर निकाला और अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और कहा, क्या मैंने नहीं बताया क्यों? मैंने जानकारी इकट्ठा करने और स्रोत की तलाश करने में समय बिताया। ओह, मैं चर्च ऑफ स्टीम गया और अस के साथ बातचीत की। यह बहुत स्पष्ट नहीं था और यह आपकी वास्तविक उत्पत्ति को प्रकट करने के बजाय मेरे द्वारा यातना देने को तैयार था। दुर्भाग्य से वह चर्च ऑफ स्टीम के अंदर था, अन्यथा मैं सीधे इसे परजीवी बना देता और सब कुछ सीख लेता। यहां तक कि जीवित सीलबंद कलाकृतियों को भी परजीवी बनाया जा सकता है। अगर एरो अतीत में अपने उत्तरों के आधार पर नियमों का सख्ती से पालन करने के कारण वह मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत निश्चित नहीं है और केवल कुछ अनुमान लगाता है। क्लेन की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने अम्मोन को हंसते और कहते सुना, तुम सचमुच जल्दी में नहीं लग रहे हो। आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
क्या आप नहीं जानते कि मेरे पाथवे सीक्वेंस 2 का नाम ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी है? हालांकि मैं केवल एक साधारण अवतार हूं, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं, जैसे कि आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करना, कुछ गलतियां करना एक निश्चित अवधि के लिए प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे आप मदद के लिए कितना भी रोएं, किसी को इसका ध्यान नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी है कि भले ही आप अपने हाथ में एवरनाइट प्रतीक को ट्रिगर करते हैं, आप केवल छिपाने के प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आप अपने पूर्व समझौतों की परवाह किए बिना मदद मांगने के अपने इरादों को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, भले ही आप मदद के लिए चिल्लाएं या विस्फोट करें, लेकिन कमरे में मौजूद पैदल यात्री और नौकर कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। यही कारण है मैं इतना क्यों बात कर रहा था। एक सामान्य अवतार के लिए कुछ मामलों में समय लगता है। ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आपकी बारी है। क्लेन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह अपने साथियों के साथ स्थान बदलता रहा। हालांकि जब उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी तो अम्मोन उनके सामने आते रहे। इस समय उन्होंने अपने एक जादूगर से पूछा, चूंकि आपने पहले ही नियति को नियंत्रित करने का काम पूरा कर लिया है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है आप भी इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जेम और स्पैरो, जो एक पतले कागज की मूर्ति थी, अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से हवा का तेज झोंका आया। लियोनार्ड, एक काले ट्रेंच कोट और हाथ में एक काली चांदी से जड़ी छड़ी में, बर्कलन स्ट्रीट के लिए उड़ान भरी। क्लेन, जो अम्मोन के पक्ष में उपस्थित हुआ था, ने तुरंत कहा, यही वह चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एवरनाइट प्रतीक को ट्रिगर किया जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। इसके साथ ही उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियां चटकाईं, जिससे बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ में आग लग गई, जिससे उसकी लाल लपटें बन गईं। आकाश में उड़ो, और यह विशाल स्पष्ट अलाव जो सड़क के पार से एक नज़र में ध्यान देने योग्य होगा, किसी का ध्यान नहीं गया। चाहे वह पहली मंजिल पर खिड़कियां पोंछने वाली नौकरानियां हो या एनएस छतरी के पेड़ों के नीचे टहल रहे पैदल यात्री हों। मध्य हवा में भी लियोनार्ड मिशेल ने इस दृश्य को नजरअंदाज कर दिया और तेज गति से 39 बर्कलेन स्ट्रीट की ओर दौड़ पड़े। और इस समय पैलेस जारो की थोड़ी वृद्ध आवाज इस लाल दस्ताने के दिमाग में गूंज रही थी। वापसी, यूनिट 160 की ओर चले। हालांकि लियोनार्ड हैरान था, उसका जब अलौकिक मामलों की बात आती है तो अनुभवी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि क्यों। उसने तुरंत समुद्र की दिशा बताई और दिशा बदल दी। 60 बर्कलैंड स्ट्रीट के बगीचे में अम्मोन ने हंसते हुए अपने दाहिने हाथ पर क्रिस्टल मोनल को दबाते हुए अपना सिर उठाया। यही तो मैं भी इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे उसकी मुस्कुराहट स्पष्ट होती गई, उसने जेम और स्पैरो को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में भाग्य की असामान्यताओं की खोज करने में सक्षम होने के लिए अथक प्रसन्नता से बोलना जारी रखा। यह उसका महल है। जैसे वह बोला, इस निंदक ने अपनी हरकतें बदल ली और अपना मन ठीक कर लिया। इस समय पूरी सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह वास्तविकता से अलग हो गई हो, एक रहस्य में बदल गई हो। 39 बर्कलैंड स्ट्रीट के गतिविधि कक्ष में हेजल ने खिड़की से बाहर देखा और आश्चर्य से बुदबुदाया, क्या बारिश होने वाली है? यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नजरें हटा ली और हाई टी के लिए 3 परतों वाली ट्रे पर अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी उसने अपने पिता को देखा। संसद सदस्य मेड ने अजीब तरीके से अपनी दाहिनी हथेली खोली। प्रकाश की किरणें पतली हवा से संघनित होकर उसकी हथेली में एक क्रिस्टल मोनल में बन गईं। इसके बाद मैक्ट ने इस मोनले को अपने दाहिनी ओर पहना। यह हेजल को पहले से ही कुछ गड़बड़ी का एहसास हो गया था क्योंकि उसने कमरे में दूसरों को घबराहट से देखा। उसकी माँ रिहाना ने अपनी नाक पर लगी सहायक वस्तु को उतार दिया और एक मोनले पहना जिसे उसने कहीं से निकाला था। उसके पास खड़े सभी नौकरों ने एक एक मोनाले निकाला और उसे अपनी दाहिनी आंख पर पहन लिया। गड़गड़ाहट, बार बार पीछे हटते हुए हेजल सहज रूप से उठ खड़ी हुई और इस प्रक्रिया में उनकी कुर्सी गिर गई। इस आवाज से कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा गए। मैक्ट, रेहाना और नौकरों ने हेजल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। धीरे धीरे उनके होठों के कोनों में एक मुस्कान भर गई। ओह! हेजल एक तेज चीख मारकर टूट गई। ये चीख घर और बगीचे से होते हुए सड़कों पर चल रहे राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस समय अम्मोन ने पहले ही अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया था। मोनले हवा में आकृति को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पैलेस, ये पहले से ही 5वें महाकाव्य का 1350 है। किसी के स्तर को बढ़ाने के लिए अवतारों के जमावड़े पर भरोसा करने की तकनीक पहले से ही पुरानी हो चुकी है।
उसके पीछे क्लेन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसकी जेब में हाथ डाला जैसे कि वह एक बंदूक निकाल रहा हो, जबकि उसने बढ़ती भूख को पारदर्शी बना दिया हो। उसके सामने एक पारदर्शी किताब सिमट गई। हालांकि अम्मोन ने बस अपना हाथ उठाया और दस्ताना गायब हो गया। हालांकि मानव चमड़ी वाले दस्ताने के साथ गायब होना, जेम और स्पैरो का भी गायब होना। अम्मोन की हथेली में एक दस्ताना नहीं बल्कि एक चूहा उतर रहा था। एक चूहा जो कठपुतली बनने के बाद मर गया था। अम्मोन के दूसरी ओर क्लेन, जिसने टोपी नहीं पहनी हुई थी लेकिन शर्ट और बनियान पहन रखी थी, दिखाई दी। फिर उसने वह वस्तु बाहर फेंक दी जो उसने पहले निकाली थी और उसने उसे अपने लक्ष्य पर फेंक दिया। यह एक कागज की क्रेन थी। अध्याय 106 समापन और समाप्ति। यह एक साधारण कागज की क्रेन थी जो उड़ते ही लाल रंग की लपटों में बदल गई और इस प्रक्रिया में राख बिखर गई। अम्मोन, जो ऊपर आकाश की ओर देख रहा था, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और कागज की क्रेन की ओर देखा, जो आग की लपटों का एक बर्तन था। उसने फिर अपनी हथेली ऊपर उठाई। मोनले के नीचे आंख में एक ठंडी चमक चमक उठी थी। अचानक पेपर क्रेन की सतह पर लगी आग की लपटें गायब हो गईं। क्लेन और उसकी कठपुतली के साथ स्थानों की अदला बदली करने की क्षमता गायब हो गई। इसी तरह के लिए लौ को नियंत्रित करना, ज्वलंत छलांग और वायुतोप। उस पल में उसकी 6 से अधिक शक्तियां चोरी हो गईं, जिनमें से 4 काफी महत्वपूर्ण थीं। यदि अम्मोन कुछ और चोरियां करने में सक्षम होता तो क्लेन शायद एक सामान्य व्यक्ति भी बन जाता। ये देवदूत स्तर पर चोरी थी। बुझती लपटों के बीच कागज की क्रेन धीरे धीरे तैरने लगी। बैकलैंड, चांदी के रेशम में लिपटी एक काली गाड़ी में डॉक्टर आरोन का घर। विल ओइपिन ने अपना मुंह और आंखें मलते हुए बड़बड़ाया, जीवन बहुत कठिन है। उससे पहले अपना वाक्य खत्म करते ही उसने कहीं से बेद जैसी दिखने वाली चीज निकाली। इसमें स्पष्ट रत्न जड़े हुए थे। शुद्ध चमकदार रोशनी जली, जिससे कमरे में कैलेंडर स्पष्ट रूप से रोशन हो गया। आज मंगलवार था, 160 बचन स्ट्रीट, ड्वेन डाटे के बगीचे के अंदर। कागज की क्रेन, जो पहले से ही जली हुई और अधूरी थी, अचानक हवा में ही जम गई। इसमें से जटिल क्रोम रंग के प्रतीक प्रकट हुए, जिन्होंने तुरंत एक विशाल, आकर्षक स्केललेस सांप का रूप ले लिया। विशाल चांदी के सांप की सतह पर घने पैटर्न और प्रतीक। एक पहिया बना जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक पहिए के चारों ओर अलग अलग प्रतीक थे। ठंडी, चमकदार लाल आंखों के साथ यह विशाल सांप आकाश में उड़ गया और बचन स्ट्रीट के ऊपर रुक गया। इसने अपना शरीर मोड़ लिया और अपनी ही पूंछ काट ली। उसकी छाया एक रहस्यमय और हास्यास्पद पहिए की तरह पूरी सड़क पर छा गई। अचानक मैक, रिहाना और 39 बाचलैंड स्ट्रीट्स गतिविधि कक्ष में कई नौकरों ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी। उन्होंने एक सुर में हाथ उठाया और अपने चेहरे पर लगे मोले को हटा दिया। प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होने से पहले मोनल्स को उनके हाथों में निराकार बनने की अनुमति देना। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी आंखों का सामान पहना और अपनी आंखों की सॉकेट को बंद कर लिया, या तो इत्मीनान से खिड़की से बाहर देखा या अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए। हेजल जमीन पर बैठकर यह नजारा देखती रही। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर दुनिया बिखर रही है, उसने तेजी से पीछे हटते हुए अपने हाथों का उपयोग अपने शरीर को ऊपर उठाने के लिए किया। अनुनी की आंखों में सर्दी की ठंडी चमक गायब हो गई। क्रिस्टलियम मोनले को पका हुआ छोड़ दिया गया था और उसने अब वह अति मूर्खतापूर्ण रूप धारण नहीं किया था। इसके अलावा उसके शरीर में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय का एक स्पष्ट, मोटा, लेकिन पारदर्शी और रहस्यमय कीड़ा उसके सिर के ऊपर से निकल गया हो। और छिपने के बीच समय का ये कीड़ा तेजी से काले बालों, काली आंखों, चौड़े माथे और पतले चेहरे वाली एक आकृति में बदल गया। यह बाचलैंड स्ट्रीट पर अपने आप को उल्टने वाला समय नहीं था, क्योंकि क्लेन और लियोनार्ड को इसका कोई भी प्रभाव नहीं झेलना पड़ा। यह अम्मोन था। भाग्य के इस सांप के रिबूट से कुछ मिनट पहले उसकी स्थिति वापस आ गई थी। हालांकि विल ओइपिन ने भविष्यवाणी की थी कि भाग्य में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन चीजें थोड़ी देर से हुई। हालांकि दूर से आने वाला उनका प्रभाव इतने समय पर आया। भाग्य के सांप की मदद पाने के लिए क्लेन ने न केवल उसे 5 अलग अलग स्वादों की आइसक्रीम खिलाई, बल्कि वह आगे मुआवजे के लिए भी सहमत हो गया। उनकी बातचीत का परिणाम ये हुआ कि क्लेन को कम से कम 2 बनाने के साधनों के बारे में सोचना पड़ा। ऐसी वस्तुएं जो विल ओइपिन को उसकी कमजोर अवस्था में कुछ समय के लिए अपनी ताकत वापस पाने की अनुमति दे सकती थीं। जब अम्मोन को यह अप्रत्याशित झटका लगा, तो क्लेन ने संकोच नहीं किया और डेथ नेल को आकर्षित किया। उसने उसे कॉक किया, धीरे से सिलेंडर को धक्का दिया और अपने दुश्मन पर निशाना साधा। टकराना।
उसने लगातार और निर्णायक रूप से डेथ नेल के ट्रिगर को खींच लिया, जिससे उसने लंबे समय से तैयार की गई कंट्रोल स्पिरिट गोली को मार गिराया। प्रकाश की एक काली धारा चमक उठी, जो नुकीले बोनट और क्लासिक काले वस्त्र के साथ आकर्षक अम्मोन की आकृति को छू रही थी। समय का कीड़ा ये क्लेन द्वारा पहले देखे गए समय के सभी कीड़ों से भी अधिक मोटा और स्पष्ट था। हवा में अम्मोन की आकृति कांपने और बिना किसी अभिव्यक्ति के स्थिर हो जाने से रोशनी बिखर गई। और इस समय लियोनार्ड, जो पहले से ही ऊपर आ चुका था, ने बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया। वर्ड ऑफ द सी पर खड़े होकर वह हवा में तैरने लगा। उसने अपनी बाहें थोड़ी फैला दी और अपने आध्यात्मिक शरीर को आराम दिया। उसकी दोनों हरी आंखों में तुरंत समय का थोड़ा उदास 12 अज वाला पारदर्शी कीड़ा झलक रहा था। उनमें से एक समय के इन दो कीड़ों के सिर और पूंछ आपस में जुड़े हुए थे, जिससे एक समान लूप बन गया। जैसे जैसे लूप धीरे धीरे घूमता गया, उन्होंने लियोनार्ड के पीछे एक विशाल प्राचीन प्रतिरूपित भ्रम का अनुमान लगाया। ये भ्रम पत्थर से बनी दीवार घड़ी की सतह जैसा दिखता था। 12 खंड थे। प्रत्येक खंड या तो भूरा सफेद या नीला काला था। वे एक दूसरे से स्पष्ट रूप से सीमांकित थे और सभी प्रतीक अलग अलग थे। केवल एक नज़र से क्लेन को यह एहसास हुआ कि जीवन उससे तेजी से आगे निकल रहा है। घंटा 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 ऐसा लग रहा था प्राचीन इतिहास से समय की यात्रा करें। विशाल गुप्त संसार में गूंज उठा। क्लेन के सामने सब कुछ धीमा लग रहा था, जिसमें अनुनी के ऊपर अम्मोन का आंकड़ा भी शामिल था। एक अवर्णनीय अदृश्य लहर प्रकट हुई, जो अम्मोन की उस आकृति के चारों ओर घूम रही थी और फिर उसे उस विशाल आकर्षक पत्थर पर नक्काशीदार दीवार घड़ी की ओर उछाल दिया, जो वास्तव में समय का कीड़ा था। मोनले के साथ अम्मोन का अवतार। उसने अचानक जेम और स्पैरो पर निशाना साधते हुए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक क्लेन ने देखा कि उसके हाथ के पिछले हिस्से की त्वचा तेजी से सूख रही है। उनमें झुर्रियां पड़ गईं, जिससे स्पष्ट रूप से पुराने धब्बे दिखाई देने लगे। जिस गति से अम्मोन की आकर्षक आकृति को खींचा जा रहा था वह धीमी हो गई, लेकिन यह प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकी। अंत में वह सिकुड़कर एक चक्राकार कीड़े के रूप में परिवर्तित हो गया और अलुकोरी की ओर फेंक दिया गया। लियोनार्ड गोन के पीछे प्राचीन पत्थर की नक्काशीदार दीवार घड़ी। एक और घंटी बजने लगी, क्योंकि भूरे सफेद और नीले काले रंग की घड़ी की सतह पर एक अतिरिक्त मॉडल वाला हाथ था। इस हाथ ने कुछ खंडों को तेजी से घुमाया, जिससे घंटियों की आवाज तेज हो गई। अंदर 39 और 160 बाचलन स्ट्रीट प्रकाश की सभी प्रकार की देदीप्यमान झलकियां उस प्राचीन आकर्षक पत्थर नक्काशीदार दीवार घड़ी द्वारा खींची और आकर्षित होकर उड़ गईं। परेतर विशेषताओं के अभिसरण का नियम। उन्होंने विशिष्ट अभिसरण से परे के कानून को मजबूत करने के लिए अवतारों और उनके उच्च स्तर के बीच संबंध का उपयोग किया था। पृष्ठभूमि में विभिन्न स्थानों से प्रकाश की कई धाराएं घंटों की आवाज के साथ ऊपर की ओर उड़ीं। सब कुछ शांत होने के बाद क्लेन का वर्तमान स्वरूप उसके दिमाग में आया। उसके बाल काले से ज्यादा सफेद थे। उसका माथा और उसके मुंह और आंखों के कोने स्पष्ट झुर्रियों से ढके हुए थे। उसकी त्वचा कई पुराने धब्बों के साथ झुलस गई थी। वह एक बुजुर्ग सज्जन की तरह लग रहे थे, जो किसी भी क्षण निधन के लिए तैयार थे। इसी समय घड़ी की घंटियां फिर बजने लगीं। प्राचीन आकर्षक पत्थर पर नक्काशीदार दीवार घड़ी पर भूरे रंग का सफेद हाथ वामावर्त घूमने लगा। 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक। क्लेन ने देखा कि जैसे ही धब्बे फीके पड़ गए और गायब हो गए, उसकी त्वचा तेजी से अपनी चमक वापस पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उसने अपना मूल पुनः प्राप्त कर लिया। दिखावट, मानो उसमें फिर से जीवन प्रवाहित होने लगा था। देवदूत स्तर पर शक्तियां लगभग ईश्वरीय हैं। इसका मुझे केवल कुछ ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ा और मैं बुढ़ापे के कारण लगभग मर ही गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ऐसी परिस्थितियों में पुनर्जीवित हो सकता हूँ। क्लेन ने उसकी स्थिति देखी और जल्दी से ऊपर देखा और लियोनार्ड मिशेल से कहा, अम्मोन द्वारा परावर्तित लोगों को कैसे बचाया जाना चाहिए। इस समय लियोनार्ड के पीछे की प्राचीन आकर्षक घड़ी तेजी से लुप्त हो गई, प्रकाश की झलक में बदल गई जो वापस अंदर चली गई। उसका शरीर। लियोनार्ड ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि वह कुछ सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, समय के कीड़ों की परे विशेषताओं को उनमें से चूस लिया गया है। शेष भाग या तो अवशोषित हो गए हैं या कुछ अवशेष पीछे रह गए हैं। हालांकि इसका उन पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओह, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह अत्यधिक नहीं होगा, लेकिन यह एक देवदूत के दृष्टिकोण से हो सकता है। संक्षेप में, वे उन देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं जिनमें वे विश्वास करते हैं, और देखें कि क्या वे पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा ये बताए बिना कि वास्तव में क्या हुआ, देवता शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
यदि आप किसी भी शेष प्रभाव से डरते हैं तो आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन करने पर भी विचार कर सकते हैं। ओह, वह अस्तित्व, उससे आने वाली सभी वस्तुएं आपकी होंगी। शायद व्यक्तिगत रूप से देवदूत स्तर पर एक लड़ाई का अनुभव करने और भाग्य के सांप को वर्णक्रमीय रूप में देखने के बाद लियोनार्ड की उत्तेजना और काम को शायद ही एक पल में दबाया जा सका। सड़क पर लोग मूल रूप से देवी के विश्वासी हैं, तो मैं उन्हें मूर्ख से प्रार्थना करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? मैं बनना नहीं चाहता। धूमिल शहर में फेंक दिया गया। ओह, देवी इस मामले से बहुत परिचित हैं। यदि वे उससे प्रार्थना करेंगे तो उन्हें संभवतः उत्तर मिलेगा। तब मैं उनकी प्रख्यात एरियाना से समय के उन कीड़ों को लौटाने के लिए कह सकता हूं जो उन्होंने खासकर मुझे दिए हैं। ओह, मैं उससे कुछ दे सकता हूं। जैसे ही क्लेन के विचार घूमने लगे, उसने चुपचाप राहत की सांस ली। फिर उन्होंने बात करते हुए पूछा, क्या कोई साइड होगी? पूर्ण शुद्धिकरण के बाद प्रभाव। हालांकि उन्हें लिटिल सन से कुछ अनुभव था, चांदी के शहर का ये युवा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। एक पल सुनने के बाद लियोनार्ड ने कहा, थोड़ा सा, क्योंकि यह परजीवीकरण का एक गहरा स्तर है। भले ही आम लोगों को पूरी तरह से ठीक होने का अनुभव हो, फिर भी उन पर कुछ स्तर का प्रभाव बचा रहेगा, जैसे कि वे मोनल्स पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, पहले वापस जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्लेन ने सिर हिलाया और खुश था कि पार्टियां इस युद्ध में स्पष्ट विनाशकारी शक्ति वाले प्रकार के लोग शामिल नहीं थे। अन्यथा यह न केवल बैचलैंड स्ट्रीट हो सकता है, बल्कि संपूर्ण नॉर्थ बरो भी बरकरार नहीं रह जाएगा। फ्रिट्स हार्बर में एक काले बालों वाला, काली आंखों वाला, पतले चेहरे वाला युवक मोनल पहने हुए साइकिल पर सवार होकर इत्मीनान से घर लौट रहा था। जब उन्होंने लेटर बॉक्स खोला और अंदर से अखबार और पत्र निकाले तो उनके चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान थी। घर में प्रवेश करने के बाद युवक ने पत्र फाड़ते पढ़ते समय अपनी दाहिनी आंख पर चुटकी काट ली। जैसे ही वह चला, सामग्री। यह तब तक जारी रहा जब तक उन्हें बिना नाम का एक पत्र नहीं मिला। यदि बैकलैंड में हमसे सभी संपर्क टूट गए हैं, तो इसका मतलब है कि पैलेस जोरोस नॉर्थ बरो के बाचलैंड स्ट्रीट के आसपास छिपा हो सकता है। हमसे यह मत पूछो कि हम ऐसे जोखिम क्यों उठा रहे हैं। जीवन में अक्सर कुछ उत्साह, आनंद और प्रत्याशा की आवश्यकता होती है। अध्याय 107, परिणाम से निपटना। 160 बर्कलैंड स्ट्रीट पर लियोनार्ड को एक हाथ में समुद्र के शब्द के साथ छिपने की दुनिया से बाहर निकलते देखने के बाद क्लेन ने अपना ध्यान वापस अपने परिवेश पर केंद्रित किया। उन्होंने सबसे पहले विजेता अनुनी का अवलोकन किया। उसने मूल रूप से कल्पना की थी कि वह उस कठपुतली का उपयोग नहीं कर सकता जिसे एम्मोन ने परजीवित कर दिया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह अपने आत्मा शरीर के धागों को फिर से नियंत्रित कर सकता है। भाग्य के सांप का एहसास होने से पहले ये क्लेन पहले स्तब्ध रह गया था। समय रहते एम्मोन की स्थिति को उल्टने के लिए रिबूट का उपयोग किया जाएगा। इसने उन चीजों को भी समान परिवर्तनों का अनुभव कराया जिन पर वह परजीवी था। इसलिए इननी वापस अपने कठपुतली में बदल गया था। जैसा कि मॉन्स्टर पाथवे सीक्वेंस 1 की सबसे मजबूत शक्ति की उम्मीद थी, क्लेन ने अपनी आकृति को जहां वह खड़ा था वहां से मिटने देने से पहले राहत की सांस ली। वह किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए अपने मास्टर बेडरूम में वापस टेलीपोर्ट हो गया और चारों ओर कठपुतलियों का एक समूह छोड़ गया। इसके तुरंत बाद क्लेन बाथरूम में घुस गया और भूरे कोहरे के ऊपर चला गया। उन्होंने इननी की प्रार्थना रोशनी का उपयोग किया और हाथ में समुद्री देवता का राजदंड लेकर पूरी सड़क का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बिना किसी संदेह के उनका ध्यान अपने निवास और यूनिट 39 पर था। उन्होंने पाया कि बटलर वाल्टर, हाउसकीपर तानगा, संसद सदस्य मैक, माँ रिहाना और कई नौकरों में परजीवित होने के अवशेष लक्षण थे। कुछ ही दिनों में वे प्रकट हो गए। जहां तक हेजल की बात है, वो पूरी तरह से पतन के कगार पर थी। उसके हाथ जमीन पर थे और उसने खुद को पीछे की ओर कोने में धकेल लिया था। उसकी पीठ करीब झुक रही थी। वह कांपते हुए दीवार पर एक गेंद के समान टिक गई। मैक्ट और कंपनी को उसके साथ कुछ गलत लगा था। उन्होंने उसे चिंता में घेर लिया, ये जानने की उम्मीद में कि ऐसा क्यों है। हालांकि जब भी वे उसके पास आने की कोशिश करते तो हेजल जोर से चिल्लाती। वह हिंसक तरीके से विरोध करती थी, इसलिए वे घबराए हुए और असहाय नजरिए से मुझे दूर खड़ा कर सकते थे। इस प्रक्रिया के दौरान वे समय समय पर अपने चश्मे को धक्का देते थे या अपनी आंखों के सॉकेट को चुटकी बजाते थे। इसने हेजल को और अधिक भयभीत करने का काम किया। वह पर नजर आई, नियंत्रण खोने के कगार पर। जब क्लेन ने भूरे कोहरे के ऊपर ये दृश्य देखा तो वह भयभीत हो गया। उसने एक दृश्य की कल्पना की। डैडी एम्मोन, मम्मी एम्मोन, नौकरानी एम्मोन, फुटमैन एम्मोन हेजल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उसकी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असहाय थे।
वे अलग अलग कपड़ों के साथ एक ही भाव और एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। भले ही हेजल संयमित रहे और नियंत्रण न खोए, लेकिन निश्चित रूप से उसे मानसिक समस्याएं विकसित होंगी। कम से कम वह आधी विक्षिप्त अवस्था में होगी। जैसे ही क्लेन ने समुद्र देवता को नीचे उतारा, उसके विचार घूमने लगे। राजदंड और वास्तविक दुनिया में लौट आया। बिर्कलैंड स्ट्रीट और कई सड़कें बनी रही अंधकार में डूबा हुआ। इससे एक शांत शांत और गहन अनुभूति हुई। यह एक ऐसी दुनिया थी जो पहले ही रहस्य में बदल चुकी थी। क्लेन ने एक टोपी उतारी, उसे अपने सिर पर पहना और 22 फेल्थ स्ट्रीट, लोन चैरिटी बेरी फाउंडेशन में एक निदेशक के कार्यालय में टेलीपोर्ट किया। ऑड्रे पहले ही हल्के हरे रंग की पोशाक पहन चुकी थी और हाथ में फाउंटेन पेन लेकर दिवास्वप्न देख रही थी। दोपहर में सजा की कार्रवाई के हर विवरण को याद कर रही थी। दूसरी ओर सूसी टहलने के लिए बाहर गई थी। अचानक इस महान महिला को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। एक काले बालों वाली, भूरी आंखों वाली, पतले चेहरे वाली, कटे चेहरे वाली आकृति तेजी से उसकी पन्ना जैसी धुंधली आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। इस व्यक्ति ने सफेद शर्ट, काली बनियान, काली पतलून और काले चमड़े के जूते पहने थे। उसकी भाव भंगिमा ठंडी थी। जब उसने अपना एक हाथ अपनी टोपी के ऊपर रखा तो उसका शरीर थोड़ा झुक गया। ऑड्रे पहले तो आश्चर्यचकित रह गई, फिर उसे याद आया कि यह व्यक्ति कौन था। जाम और गौरैया। हालांकि वह उससे पहले कभी नहीं मिली थी। वह पहले ही अखबारों और पोस्टरों पर उसकी बेहद बेकार तस्वीर देख चुकी थी। मिस जस्टिस की प्रतिक्रिया के आधार पर क्लेन को एहसास हुआ कि वह वापस ड्वेन डांस में नहीं बदला है। हालांकि वह इसके प्रति बहुत सचेत नहीं था। उसने अपनी टोपी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने शरीर को सीधा किया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। उसका भेष भी अम्मोन ने चुरा लिया था, लेकिन रिबूट के बाद यह उसे वापस कर दिया गया। उसके पास वापस ड्वेन में बदलने का समय नहीं था। नृत्य। मिस्टर वर्ल्ड, जो पहले से ही एक देवता है, को मेरी मदद की जरूरत है। किसी मानसिक समस्या के कारण उन्हें थेरेपी की जरूरत है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। प्रत्याशा और जिज्ञासा से अपना फाउंटेन पेन नीचे रखते हुए ऑड्रे ने अपने होंठ भींच लिए। वह खड़ी हुई और गंभीर उत्तर दिया, कोई बात नहीं। क्लेन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसकी बांह पकड़कर उसके पास चला गया। जैसे ही वे मौके से गायब हो गए, उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं। तुरंत वे 39 बर्कलैंड में गतिविधि कक्ष के बाहर दिखाई दिए। सड़क, ये टेलीपोर्टेशन है। ऑड्रे की आंखें थोड़ी घूम गईं क्योंकि वह सहज रूप से कुछ पूछना चाहती थी। हालांकि जब उसे भारी माहौल और चीखें महसूस हुईं, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक गंभीर भाव आ गया। वहां एक मरीज है, उसने बिना किसी संदेह के पूछा। किसी दर्शक से बात करना वाकई आसान है। ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। क्लेन टर्म्सली ने स्वीकार किया और कहा, हाँ, उसे एक अलौकिक घटना का सामना करना पड़ा और उसे भयानक डर का सामना करना पड़ा। वह नियंत्रण खोने की कगार पर है। करो, क्या आपके पास अंदर के लोगों द्वारा न देखे जाने का साधन है? उन्हें अपना अंतिम वाक्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समस्या को हल करने के लिए बड़े पैमाने का भ्रम ही काफी था। इसके अलावा छिपने का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आम लोगों ने संभवतः अपनी संबंधित स्मृतियों में से अधिकांश को बरकरार नहीं रखा। हालांकि एडम की अदृश्यता की शक्तियों को देखने के बाद क्लेन काफी उत्सुक थी कि क्या मिस जस्टिस के पास ऐसे कौशल थे। अनुक्रम 6 में मिस्टर वर्ल्ड उत्सुक महसूस कर रहे हैं। ये सचमुच दुर्लभ है। वह नहीं करता। ऐसा लगता है कि उन्होंने मोटा मास्क पहन रखा है और अब वह पतले मास्क में बदल गया है। वह वास्तव में एक अच्छा मरीज है जो चिकित्सीय सलाह पर ध्यान देता है। सिर हिलाते समय ऑड्रे की ठुड्डी थोड़ी हिल गई। हाँ, जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी नज़र जेम और स्पैरो पर पड़ी, जिन्होंने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद दरवाजा खोल दिया। संसद सदस्य मैक्ट और मेमरियाना ने इस खूबसूरत लड़की को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे एक डॉक्टर को नियुक्त करने के बारे में घबराहट में चर्चा कर रहे थे। जहां तक हेजल की बात है, वो एक परित्यक्त बच्चे की तरह जोर जोर से कांपते हुए एक कोने में दुबकी हुई पड़ी रही। जानवर। मिस हेजल एक वरिष्ठ दर्शक के रूप में ऑड्रे को दूसरों को भूलने की समस्या नहीं थी। उसने हेजल की हालत देखी और थोड़ी सी नाराज हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और जेम और स्पैरो से कहा, ओह मिस्टर स्पैरो, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि उसे क्या सामना करना पड़ा? केवल पर्याप्त ज्ञान के साथ ही मैं समस्या का त्वरित समाधान कर सकता हूं। क्लेन पहले से ही तैयार था क्योंकि उसने जल्दी और संक्षेप में समझाया, वह मैराउडर मार्ग से परे है, एक देवता की छात्रा है जिसके नापाक विचार थे। उसके शिक्षक ने आकर्षित किया, अम्मोन के अवतार की निंदा की और अंततः स्वयं को मार डाला।
उसकी नियति और पहचान चोरी हो गई। इस प्रकार अम्मोन ने उसके परिवार में घुसपैठ की, उसके माता पिता और नौकरों को परजीवी बना दिया। अभी जब हम अम्मोन के अवतारों को खत्म कर रहे थे, उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता और नौकर सभी अम्मोन में बदल गए थे। ओह, वह नहीं जानती थी कि वह अम्मोन थी, लेकिन वह समझ गई कि यह एक अजीब अस्तित्व था। यदि आपके पास कुछ भी है तो आप उन चीजों को गहरे स्तर पर समझना चाहते हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक शामिल नहीं है। उपचार आप अगली सभा के दौरान हमेशा पूछ सकते हैं। निंदा करने वाला अम्मोन। मिस्टर वर्ल्ड एंड कंपनी ने अम्मोन के अवतार को फिर से खत्म कर दिया है। कोई अवतार नहीं। ऑड्रे कुछ हद तक चौंक गई जब उसने सहज रूप से मैकेड एंड कंपनी पर नजर डाली। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वे एक बार अम्मोन द्वारा परावर्तित हो गए थे और उसमें बदल गए थे। हर किसी को पराश्रित बनाना। ऑड्रे को मिस्टर वर्ल्ड के शब्द याद आए और वह इसके बारे में जितना सोचती थी, उसे उतना ही अधिक डर लगता था। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है क्योंकि वह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। यदि वह हेजल के स्थान पर होती तो स्वयं। इससे वह कुछ हद तक दब गई क्योंकि उसने अवचेतन रूप से खुद को शांत कर लिया। क्या लौकिक दुनिया हमेशा इतनी क्रूर और भयानक होती है या ऐसा कभी कभार ही होता है? शांत होने के बाद ऑड्रे धीरे से बुदबुदाया। उसने विश्वजाम और स्पैरो के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि उसने टैरो सभा में जो देखा था उसके अनुसार वह उत्तर अच्छी तरह से जानती थी। हमेशा हेजल को पीछे मुड़कर देखता रहता हूं। ऑड्रे दया से भरी हुई आगे बढ़ी। वह नीचे झुकी और सबसे पहले केट का नाटक किया। हेजल ने खाली दृष्टि से देखा और उसे एक पूर्ण दोषरहित चेहरा और साथ ही पन्ना जैसी आंखों की जोड़ी दिखाई दी। उस क्षण वह पिछली रात की गेंद पर लौटती हुई प्रतीत हुई। इस महिला को देवदूत की तरह उतरते हुए देखा। वह तुरंत शांत हो गई। उसने उस जोड़ी हरी आंखों में लहरें उठते देखी। वे शांत शांत और गहरे थे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाएं। सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। ऑड्रे ने हेजल के दिल और दिमाग से सीधे संवाद करने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल किया। उसने उन्मादपूर्ण चीखें सुनी और वह भयावहता जो पहाड़ों से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी थी। हेजल की स्थिति और समस्या को ध्यान में रखते हुए वह तुरंत उपचार की एक योजना लेकर आए। उसने सीधे तौर पर हेजल को सम्मोहित कर लिया और उसे आज की मुलाकात और उसके शिक्षक के अस्तित्व को भूल जाने पर मजबूर कर दिया। वह केवल अपनी पहचान और अन्य सामान्य ज्ञान को स्पष्ट रूप से याद रखने में सक्षम थी। धीरे धीरे सो जाने से पहले हेजल धीरे धीरे शांत हो गई। आपके जागने के बाद वह भयानक अनुभव नहीं रहेगा और मैं यहाँ कभी नहीं था। सम्मोहन के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए ऑड्रे ने धीमी आवाज का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह धीरे से उठी और कुछ सेकंड के लिए हेजल को देखा। उसने अपने होंठ भींचे और बिना सिर घुमाए फुसफुसाया। मैंने उसे अस्थायी रूप से संबंधित यादों को भुला दिया, लेकिन वह स्मृति बनी हुई है। ये बस गहरे में छिपा हुआ है। भविष्य की सभाओं में मैं उसका इलाज करना जारी रखूंगा, उसे धीरे धीरे इस स्मृति को याद रखने और स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। तभी उसकी मानसिक समस्या का पूरी तरह समाधान हो सकेगा। अन्यथा शायद कोई परिचित क्रिया या वाक्य उसे झकझोर कर जगा देगा। वह फिर एक बार टूट जाएगी और शायद इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का सीधा नुकसान होगा। मिस जस्टिस अधिकाधिक पेशेवर होती जा रही हैं। क्लेन ने सावधानी से पूछा और आह भरी। फिर तुम्हें उन सभी लोगों को सम्मोहित करना होगा जो पराश्रयी थे। उन्हें ऐसा कोई शौक नहीं दिखाना है जो मूल रूप से उनका नहीं है, जैसे मुनले पहनना। इसके अलावा उन्हें 15 मिनट के बाद पूर्ण शुद्धि और शुद्धि प्राप्त करने के लिए रात्रिकालीन देवी से प्रार्थना करने दें। ऑड्रे ने असामान्य गंभीरता के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं। क्लेन तुरंत एक तरफ खड़ा हो गया और इस नेक महिला क्यों और इस घर में पराश्रित हर किसी को दया की सबसे बड़ी भावनाओं के साथ देख रहा था। अध्याय 108 बंटवारा। कुछ मिनट बाद जेम और स्पैरो के चेहरे वाला क्लेन मिस जस्टिस ऑड्रे के साथ 39 बर्कलैंड स्ट्रीट से बाहर चला गया और उन स्थानों की ओर चला गया जहां अन्य परजीवी पीड़ित थे। कुछ शांत कदमों के बाद क्लेन ने अचानक आगे देखा और कहा, असंबद्ध बियोडर्स के बीच ऐसे मामलों को देखना दुर्लभ नहीं है। बिना किसी उपयुक्त मार्गदर्शन के अक्सर इसका मतलब ये होता है कि वे किसी भी समय गिरने की संभावना के साथ चट्टान के किनारे पर लगातार नाच रहे हैं। ऑड्रे टर्नस्ली स्वीकार किया और कुछ सेकंड के बाद कहा, मुझे पता है कि पहले की तुलना में मैं पहले जैसा नहीं हूं। उसने गंभीर मुस्कान बिखेरने से पहले एक पल के लिए विचार विमर्श किया, जैसे कि उसे खुद का मजाक उड़ाने के लिए एक उपयुक्त विशेषण मिल गया हो। भोले थोड़े। फिर उसने बिना छिपाए सांस छोड़ी और आगे की ओर देखा। अगर मुझे पिछले जून में पता होता कि रहस्यमयी दुनिया इतनी क्रूर और भयानक है,
तो शायद मैंने उससे परे बनने का अनुरोध नहीं उठाया होता। क्लेन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उस कुलीन महिला की ओर देखा। चेहरा, उसने सहजता से पूछा, ढंग से, अगर मैं तुम्हें अब रहस्यमय दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने का मौका दूं, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ऑड्रे आश्चर्यचकित रह गई और उसने धीरे से अपने होंठ भींचे और कहा, नहीं। इस तरह की प्रतिक्रिया देने के बाद वह थोड़ा आराम करती दिखी और मुस्कुराती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। ये जानने के आधार पर कि रहस्यमयी दुनिया कितनी क्रूर और भयानक है, पिछले जून के मी ने बियॉन्डर बनना छोड़ दिया होगा, लेकिन इस साल के मी ने ऐसा नहीं किया होगा। ये हो सकता है। बड़े होने की कीमत। मैं समझता हूं कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। क्लेन ने उसी गति से आगे बढ़ना जारी रखा और कहा, उन पीड़ितों के पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद उनमें से कई समय के कीड़े उगल देंगे। उनका उपयोग भाग्य साइफन आकर्षण बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक देवता स्तर की वस्तु है जो थोड़े समय के लिए दो पक्षों के बीच भाग्य को बदल सकती है। समय आने पर मैं आपको आज के इलाज के लिए भुगतान के रूप में एक दूंगा। ऑड्रे इसे अस्वीकार करने ही वाली थी कि वह फिर से चुप हो गई। वह फिर धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही उसने ये कहा, वह अचानक रुक गई। उसने जेम और स्पैरो की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मिश्रित भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा। क्लेन ने सीधा उत्तर दिए बिना हंसा। ऑड्रे ने अपनी नजरें हटा ली और तुरंत बहुत बेहतर महसूस करने लगी। उसने ऐसे पूछा जैसे वे बातें कर रहे हों। मैंने दोपहर में सजा अभियान में भाग लिया और दोपहर में अम्मोन के परिणाम से निपटा। आज सचमुच टेरो दिवस है। उसके शब्द दोहरे अर्थ वाले थे क्योंकि उसने अत्यंत व्यग्रता से कहा था। उनके दृष्टिकोण से दोपहर एक सहकारी अभियान था जिसमें 5 सदस्य शामिल थे, चंद्रमा, तारा, निर्णय, न्याय और जादूगर, जिनकी भागीदारी विभिन्न स्तरों पर थी। दोपहर में टेरो क्लब, द वर्ल्ड और जस्टिस ने अलग अलग तरीकों से अम्मोन के अवतारों को खत्म करने में खुद को शामिल कर लिया था। ये वास्तव में याद रखने का दिन था और एक तरह से इसे टेरो दिवस माना जा सकता है। क्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। मिस जस्टिस के शब्द, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि स्टार लियोनार्ड भी दोपहर के ऑपरेशन में शामिल थे। इसके अलावा वह ऑपरेशन में मुख्य बल थे। अम्मोन के अवतार से निपटना कठिन रहा होगा, है ना? ऑड्रे को आखिरकार सवाल उठाने का मौका मिल गया। उसने जेम और स्पैरो को देखा, अपनी हरी आंखों में जिज्ञासा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्लेन मुस्कुराया। अगर मैंने इसे अकेले किया होता तो आप यहाँ जेम और स्पैरो को नहीं, बल्कि अम्मोन को देख रहे होते। अपना भाग्य अपनाना और पहचान चोरी हो गई, ऑड्रे ने ज्ञानोदय में पूछा। क्लेन टर्सले ने स्वीकार किया। हम भविष्य में विशिष्टताओं पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में, इस बार बैकलैंड में सभी अम्मोन अवतारों को खत्म करने के लिए हमने स्वर्गदूतों को संगठित किया था। यदि भविष्य में आपका सामना अम्मोन के अवतारों से हो, तो ये कभी न माने कि आपके पास उसे अकेले संभालने का साधन है। तुरंत मदद मांगने का अवसर ढूंढें। हाँ, उसकी विशेषता है मूंछ पहनना। उसे नायकत्व वाली शरारतें करने में मजा आता है। देवदूत संगठित किए गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही मौत थी। सांत्वना या भाग्य क्षेत्र से देवदूत, या ऑड्रे ने आकाश की ओर देखा और बादलों को बीच में जमे हुए देखा। वे अंधेरे पृष्ठभूमि के नीचे प्रॉप्स की तरह दिखाई दे रहे थे। एक चौकस छात्रा की तरह जो शिक्षक की बात सुन रही हो। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। 160 बिर्कलैंड स्ट्रीट में प्रवेश करने तक दोनों चलते रहे, कभी कभी चुप रहते थे, कभी कभी बातचीत करते थे। कुछ मिनटों के बाद हेजल के घर के गतिविधि कक्ष के अंदर एम और कंपनी अचानक अपनी सीटों पर बैठने, हाथ उठाने और अपने जुड़े हुए हाथों को अपने मुंह के सामने रखने की तीव्र इच्छा थी। फिर उन्होंने पवित्रतापूर्वक प्रार्थना करना और एवरनाइट देवी के सम्मानजनक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। एक अज्ञात समय के बाद वे एक साथ तब तक खांसते रहे जब तक कि उनके आंसू और थूथन बाहर नहीं निकल गए। खांसी, खांसी, खांसी। बिना इसका एहसास किए उन्होंने 12 पारभासी छल्लों के साथ अलग अलग कीड़े खांसकर बाहर निकाल दिए। जैसे ही ये कीड़े जमीन पर गिरे, वे बिना किसी ध्यान के गायब हो गए। ऐसी ही बातें अन्य जगहों पर भी हुईं। बिर्कलैंड स्ट्रीट, लेकिन सब कुछ तुरंत सामान्य हो गया था और कुछ समय में अंधेरा दूर हो गया था क्योंकि तेज हवाओं से बादल फिर से उमड़ने लगे थे। अपने माता पिता के खांसने के बीच हेजल को धीरे धीरे होश आया। वह इस बात से हैरान थी कि हाइती के दौरान वह सोफे पर कैसे सो गई। उसे लगा कि उसे बहुत अच्छे मूड में होना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी खुद को मुस्कुराने के लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अवर्णनीय दुख और वेदना का अनुभव हो रहा हो।
उसके दिल के ऊपर अपने माता पिता की चिंतित निगाहें उस पर पड़ते देख न केवल उसे कोई स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ा डर भी महसूस हुआ। वह एक अंतर्मुखी की तरह कांप रही थी जो दूसरों के साथ संपर्क बनाने का आदी नहीं था। हेजल को पता था कि यह उसका व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी। हालांकि उसे यह अजीब या हैरान करने वाला नहीं लगा, क्योंकि वह हाइती पेस्ट्री का आनंद लेती रही। मैक्ट और रेहाना को भी ऐसा ही लगा। उन्हें इस बात का कष्ट था कि उनके बारे में कुछ धुंधला है। यादें, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि मास्टर बेडरूम में 60 बर्कलैंड स्ट्रीट, जिसके पर्दे लगे हुए थे। कॉफी टेबल पर अचानक एक आकृति उभरी। ये नंगे पैर एरियाना, सौंदर्य शास्त्र की नेता, एवरनाइट मठ की मैट्रन, एवरनाइट चर्च के 13 आर्चबिशप की प्रमुख थी। उसने बेल्ट के रूप में पेड़ की छाल के साथ एक स्पार्टन वस्त्र पहना हुआ था। महिला की नजर में ग्रे साइड बन ड्वेन डांस सोफा छोड़ने वाला था। उसके सामने कॉफी टेबल पर थे 9 पारदर्शी चक्राकार कीड़े। शुभ दोपहर मैडम एरियाना, क्लेन ने गंभीर प्रणाम करते हुए कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बैकलैंड में अम्मोन के सभी अवतार समाप्त कर दिए गए हैं। आप युद्ध की इन लूटों का एक हिस्सा चुन सकते हैं। उसने पहले से ही परजीवीकरण से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कठपुतली तैयार की थी, और उसने समय के इन कीड़ों को वापस लाने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया। उसकी बात सुनने के बाद एरियाना ने घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार अपनी छाती थपथपाई और पवित्र तरीके से उत्तर दिया, महिला की स्तुति करो। उसने नहीं किया। प्रस्ताव को अस्वीकार करें या समारोह में खड़े रहें। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और समय के 2 कीड़े उड़कर उसकी हथेली में आ गिरे। एरियाना ने कहा, अम्मोन को इस बारे में कुछ अनुमान होना चाहिए। आपको अभी भी भविष्य में सावधान रहना होगा, एरियाना ने कहा, इससे ठीक पहले कि उसका आंकड़ा इंच दर इंच गायब हो जाए, जैसे कि उसे मिटा दिया गया हो। इस आर्चबिशप को जाते हुए देखकर क्लेन बैठ गया और लियोनार्ड मिशेल को लिखते हुए एक कलम और कागज उठाया। वह पूछना चाहता था कि समय के कीड़ों का भाग्य को मंत्रमुग्ध करने के अलावा और क्या प्रभाव पड़ता है। उनका मानना था कि वह समय के बचे हुए सभी कीड़ों को भाग्य साइफन आकर्षण में नहीं बदल सकते, क्योंकि यह बहुत नीरस होगा। इससे प्रतिकार करना आसान हो गया और इसने उसे विभिन्न स्थितियों से निपटने से रोक दिया। इसलिए उसे अन्य संभावित उपयोगों पर विचार करना पड़ा। एक बर्तन के रूप में समय के कीड़े के साथ वह अन्य प्रतीकों, पैटर्न और लेबल से उत्पन्न शक्तियों का उपयोग कर सकता था जो मूर्ख से भिन्न थे। इसके परिणामस्वरूप भाग्य साइफन आकर्षण से भिन्न प्रभाव होने की संभावना है। और यह कुछ ऐसा था जो पैलेस जोरोस था में विशेषज्ञ। अपना पत्र लिखने के बाद क्लेन ने साहसी हार्मोनिका निकाली और उसे बजा दिया। रियोनेट 4 गोरे लाल बालों वाले सिरों को हाथ में लेकर शून्य से बाहर चली गई। कॉफी टेबल पर समय के शेष 7 कीड़ों को देखने से पहले 8 आंखें रुक गईं। मिस मैसेंजर ने अपनी निगाहें हटाने से पहले उसे पूरे 3 सेकंड तक देखा। फिर उसने उस पत्र और सोने के सिक्के को चबा लिया जिसे क्लेन ने उसे सौंप दिया था। अभी भी 7 पिंस्टर स्ट्रीट, क्लेन ने संक्षेप में कहा। रियोनेट टेनकेयर के शेष 3 सिरों ने उत्तर दिया, मैं। भविष्य में आप ऐसे मामलों में मेरी मदद ले सकते हैं। भुगतान युद्ध की लूट का होगा। क्लेन को वापस ले लिया गया और उसने कहा, ठीक है। मिस मैसेंजर के आत्मा की दुनिया में लौटने और उसके कमरे से गायब हो जाने के बाद उसने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाने लगा। चूंकि वह समय के कीड़ों को पहचान सकती है, इसका मतलब है कि वह जानती है कि यह लड़ाई स्वर्गदूतों के स्तर तक बढ़ सकती है। वह बिल्कुल भी नहीं डरी। मिस मैसेंजर मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। 7 पिंस्टर स्ट्रीट, लियोनार्ड को क्लेन का पत्र प्राप्त हुआ। रियोनेट टेनकेयर का मुंह। जब उसने उत्सुकता से पत्र खोला और उसे पढ़ा तो उसे अब भी उत्साह का एहसास हुआ। दूत के जाने के बाद उसने तुरंत दबी आवाज में पूछा, बुरे आदमी, आकर्षण पैदा करने के और भी तरीके होने चाहिए। सही। अभी पैलेस जोरोस ने उसे उसके द्वारा उठाए गए जोखिम के लिए आज के इनाम के रूप में अम्मोन से 2 कीड़े दिए थे। लियोनार्ड लेस देन अनक ग्रेटर देन के दिमाग में थोड़ी बुजुर्ग आवाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेशक, एक बार मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूं और इस बार हमें जो मिला उसे पचा लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा कभी भी बिर्कलैंड स्ट्रीट पर न जाएं। क्यों? लियोनार्ड ने आश्चर्य से पूछा। पेलेसोरोस ने हंसते हुए कहा कि बैकलैंड में अम्मोन के सभी अवतारों को हटा दिया गया है और यह किसी भी तरह से कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या केवल मुट्ठी भर है। तो क्या आपको लगता है कि उसके पास कुछ अनुमान होंगे? इससे लियोनार्ड की नसें फिर से तनावग्रस्त हो गईं। महल जारी रहा। हालांकि ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसका असली शरीर नहीं होगा। बैकलैंड में प्रवेश करने में सक्षम हो
और काफी हद तक ठीक हो जाने के बाद मुझे उनके अवतारों के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे फ्लोरा जेकब की स्मृति के अंशों से कुछ जानकारी मिली। बैकलैंड में कहीं जेकब परिवार का खजाना छिपा है। हम सभा के लिए वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करेंगे। वहां हम जेकब परिवार के अन्य वंशजों की तलाश करेंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे ताकि उस खजाने की खुदाई की जा सके और उसके अंदर मौजूद वस्तुओं को साझा किया जा सके। जब ऐसा होगा, भले ही अम्मोन बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाए। अवतार, इससे लगभग अनुक्रम 1 के स्तर तक बढ़ाने पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह वास्तव में मुझे हरा सके। संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वह ड्वेन डांस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अध्याय 109। भुगतान हमेशा जो दिया जाता है उसके लिए लिया जाता है। जब लियोनार्ड ने ओल्ड मैन पैलेस के बारे में सुना तो उन्हें तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। उसने अपना ध्यान दोपहर में हुई देवदूत स्तर की लड़ाई पर केंद्रित किया और उत्सुकता से पूछा, वह विशाल सर्पप्रेत किस पथ का देवदूत है? पैलेस ज़ारोस एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर आह भरते हुए बोला, भाग्य का सांप, जीवन विचारधारा का परामर्शदाता, एक अनुक्रम, एक देवदूत। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उनके साथ जुड़ेगा। जीवन विचारधारा के परामर्शदाता, वह मिस्टर फूल के भी धन्य हो गए हैं। संबंधित कार्ड भाग्य का पहिया है। लियोनार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मिस्टर फूल का गुट 7 रूढ़िवादी चर्चों के बराबर लग रहा था। ये सचमुच अथाह था। मृत्यु सांत्वना, भाग्य का सांप, अधूरा दूत। मिस्टर फूल के अधीन 3 देवदूत हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्लेन इतनी जल्दी देवता बनने में सक्षम हो गया। बस इतना ही समय हो गया है और मैं पहले से ही देवदूत की लड़ाई में उलझा हुआ हूं। स्टार, ये वास्तव में अकल्पनीय है कि भविष्य में चीजें कैसे विकसित होंगी। लियोनार्ड ने पत्र पकड़ा और सोफे पर बैठ गए। उसने अपनी आत्मा को आश्वस्त करने वाली औषधि को पचाने और स्पिरिट वॉलॉक की ओर आगे बढ़ने की तात्कालिकता की एक और भावना महसूस की। वह हाल ही में बैकलैंड क्षेत्र में आत्माओं को शांत करने में व्यस्त था, लेकिन कई मिशनों के कारण वह अभी भी उन्हें पूरा करने से दूर था। अनंत धधकते सूरज के रक्त की उस बूंद से शक्तियां चुराने के लिए उसे टिंगन शहर जाने का कोई बहाना या अवसर नहीं मिल सका। इसके अलावा अम्मोन के अवतारों का आगमन उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से हुआ था। पुल के दक्षिण में रोज स्ट्रीट, हार्वेस्ट चर्च। एमलिन व्हाइट, जो भूरे रंग के पुजारी के वस्त्र में बदल गई थी, मोमबत्ती स्टैंड के साथ एक लंबी मेज के सामने खड़ी थी। उसने आर्न्स बोआ को वेदी को पहुंचने में कड़ी मेहनत करते हुए देखा, इससे पहले कि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लापरवाही से बाईं ओर की ओर इशारा किया, वह स्थान गंदा है। आर्न्स बोआ, जिसने पृथ्वी माता की पादरी की पोशाक भी पहनी थी, ने इमलिन पर गुस्से भरी नजर डाली, लेकिन उसने फिर भी उसके निर्देशों को सुना और उस क्षेत्र को दोबारा पहुंचा जिसे उसने नहीं पहुंचा था। गंभीरता से, मैं जानता हूं कि तुम बहुत पागल हो। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जब मुझे पता चला कि तुमने जानबूझकर प्राचीन महल की महत्वपूर्ण जानकारी तब तक छिपाई जब तक तुमने मुझे बेच नहीं दिया। इमलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चमक से पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको सूचित करना भूल गया, मैं भी एक विक काउंट हूँ। ये पिछले सप्ताह हुआ था। सेंगुइन विक गिनती चंद्रमा पथ अनुक्रम 5 स्कारलेट विद्वान के अनुरूप है। उन्नति अनुष्ठान के लिए पूर्णिमा की रोशनी की आवश्यकता होती है। अलग, उसमें से किसी को अलग अलग धातुएं, रत्न और उससे भी परे प्राणियों का रक्त इकट्ठा करना था जो चंद्रमा के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये काफी जटिल था। हालांकि इमलिन ने लंबे समय से उच्च स्तर के सेंगुइन से यह वादा प्राप्त किया था कि उसके लिए एक मुफ्त उन्नति अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। पूर्णिमा आने पर वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। जहां तक पोषण प्रोफेसर के पाचन की बात है तो उन्होंने बिना ज्यादा मेहनत किए इसे पचाने का काम पूरा कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अक्सर आम लोगों को पढ़ाते थे जो फसल कटाई के समय सीखने के इच्छुक थे। जड़ी बूटियों और औषधियों और यहां तक कि कुछ विशेष औषधियों के संयोजन के बारे में जानने के लिए चर्च और आमतौर पर गुलिया इकट्ठा करने, इतिहास पर शोध करने और कैथेड्रल में स्वयंसेवी कार्य करने के अलावा उन्हें विभिन्न औषधियों के बारे में सोचना और विभिन्न युद्ध स्थितियों में उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करना पसंद था। आप वॉल्टार अचानक सीधे खड़े हो गए क्योंकि वह आश्चर्यचकित नजर आ रहा था। संगीनों के बीच, चूंकि वे सभी दीर्घजीवी थे, वे काफी बड़ी आबादी थी। परे विशेषताओं की संख्या सीमित थी, तो आगे बढ़ना बहुत कठिन प्रयास था। आगे बढ़ने का अवसर मिलने से पहले व्यक्ति को लंबी लाइन में लगना पड़ता था। हालांकि एमिलिन व्हाइट केवल आधे साल के लिए ही बैरन रही थी। अर्न्स को याद आया कि बैरन से विस्काउंट तक जाने में उन्हें 6 साल लग गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पिता पर कृत्रिम पिशाचों का हमला हुआ था।
उनके निधन से उन्हें विरासत मिली। बेशक एमिलिन की आत्मसंतुष्ट मुस्कान स्पष्ट हो गई, लेकिन वह संयमित रहा। मैंने कृत्रिम से 5 परे विशेषताओं का एक क्रम प्राप्त किया। पिशाच। अर्न्सबर्ग ने उसकी ओर देखा। लिन, क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि हावेस चर्च में स्वयंसेवी कार्य करने की आवश्यकता से कहीं अधिक उन्हें भारी झटका लगा है। आपकी अभिव्यक्ति काफी दिलचस्प है, एमिलिन ने चिढ़कर कहा। शायद एक दिन आपको मुझे भगवान के रूप में संबोधित करना होगा जब मैं अर्ल बन जाऊंगा। बेतुका, कैसा अहंकार, अर्न्स ने कहा। मैं पहले से ही बहुत विनम्र हूं। मैंने यह नहीं बताया कि मैं एक ड्यूक या यहां तक कि एक राजकुमारी बनूंगा। बिना एक सेंगुइन का मसीहा बने मैं कैसे हो सकता हूं? देवदूत। इसके अलावा हमारे टैरो क्लब में मिस्टर वर्ल्ड पहले ही एक देवता बनने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैम हर्मिट ज्यादा देर नहीं लगाएंगी। ये निश्चित ही देवताओं से भरा हुआ क्लब होगा। एमिलिन अर्न्स के साथ बहस किए बिना चिल्लाने लगा, जैसा कि वह आमतौर पर करता था। उन्होंने ये रवैया अपनाया कि जो कुछ भी कहा गया वह उनके अधीन था। निस्संदेह वह ये भी समझ गया था कि स्कारलेट विद्वान चरण के बाद सेंगुइन को जो लाभ मिला था वह अब अस्तित्व में नहीं है। अर्ल बनना किसी भी तरह से कृत्रिम पिशाच की तरह आगे बढ़ना आसान नहीं था। जादूगर राजा। स्कारलेट विद्वान औषधि का पाचन अभी भी अपेक्षाकृत सरल है। व्यक्ति को बस चंद्रमा की तरह ईमानदारी से चंद्रमा की पूजा करनी है और चंद्रमा का अध्ययन करना है। अधिकांश संगीन आमतौर पर यही करते हैं। हालांकि संबंधित अनुष्ठान देवताओं के हाथों में है। उनकी मंजूरी के बिना भले ही मुझे सूर्य की विशेषता से परे एक जादूगर राजा प्राप्त हो जाए, मैं अर्ल नहीं बन पाऊंगा। एमिलिन अहंकारी हो सकता है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उससे क्या अपेक्षित है। इसके बाद 2 मुख्य शक्तियां थीं। स्कारलेट स्कॉलर का सबसे पहले ऐसा माहौल बनाना था जो उनके लिए फायदेमंद हो। जब शत्रु आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित चीजों में अच्छा नहीं था, तो वे पूर्णिमा के प्रभाव पैदा कर सकते थे। इसके विपरीत, यदि आवश्यक हो तो वे चंद्रमा को भी गायब कर देंगे। दूसरा, ये चंद्रमा की रोशनी के एक निश्चित क्षेत्र के तहत एक तात्कालिक झपकी और एक वर्णक्रमीय रूप स्थिति प्राप्त करना था। भले ही उन्हें किसी दुश्मन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, फिर भी वे खुद को सुधार सकते थे। चांदनी। और इन शक्तियों की ताकत स्कारलेट विद्वानों के रूप में चंद्र क्षेत्र की समझ और अनुसंधान से प्राप्त हुई थी। जहां तक अंधेरे से संबंधित मंत्रों को मजबूत करने, औषधि प्रभावों को बढ़ाने और दुष्स्वप्न जैसे प्रभावों के प्रति प्रतिरोध की बात है, वे सिर्फ पूरक थे। अर्न्स एमिलिन लेस देन अन ग्रेटर देन के रवैये से क्रोधित थे। जैसे ही वह दोबारा बोलने ही वाला था, उसने गिरजाघर के पीछे से पहाड़ जैसी आधी विशालकाय ट्रावकी को आते देखा। उसने झट से उसे झुकाया, पीछे जाकर अपना सिर झुकाया और वेदी की सफाई करना जारी रखा। एमिलिन वाइट ने भी अपना कपड़ा और मोमबत्ती स्टैंड उठाया और उसकी सतह को बड़ी कुशलता से पोंछा। सन्नाटे के माहौल में उसने कुछ सोचा। यदि उसे अब हावेस चर्च छोड़ना होता, तो क्या सेंगुइन के ऊपरी क्षेत्र उसे अर्न्स से प्राप्त रहस्यमय वस्तुओं और अलौकिक सहारा को सौंपने के लिए मजबूर करते? मेरे पास वास्तव में उनके अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम पहले अर्न्स से संबंधित नहीं हैं। जगह। एमिलिन ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और बाद में कमरे में लौटने का फैसला किया। वह एक अनुष्ठान स्थापित करेगा और युद्ध से प्राप्त लूट का माल मिस्टर फूल को अर्पित कर देगा। समय आने पर वह इसे स्टार और न्याय जैसे अन्य सदस्यों के साथ विभाजित कर सकता था। गुलाब की कसम कुर्बान नहीं की जा सकती। ये जोड़ी का केवल एक हिस्सा है। जो कोई भी इसे प्राप्त करेगा उसे दूसरी अंगूठी के धारक द्वारा खोजा और पहचाना जाएगा। मैं इसे केवल युद्ध की लूट के रूप में मानूंगा। मैं इसे आज रात माँ की निब्स को सौंप दूंगा। मुझे सक्षम होना चाहिए इसे कुछ पुरस्कारों के बदले बदलने के लिए। बाकी मैं बंटवारे में भाग नहीं लूंगा। एमिलिन बहुत जल्दी एक योजना लेकर आए। जहां तक इस बात की बात है कि क्या सेंगुइन के उच्च वर्ग को इस बात पर कोई शिकायत होगी, वह बहुत चिंतित नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चलते चलते इसका जिक्र भी कर देते थे। रोज स्कूल ऑफ थॉट्स टेम्परेंस गुड ने रोज को शपथ सौंपते समय जिस सहयोग का अनुरोध किया था, ये मामला पिछले हफ्ते हुआ था। उन्होंने आशावादी उच्च वर्ग को सूचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ मिनी गैदरिंग फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति ने उसे सजा ऑपरेशन के बाद ऐसा करने की सलाह दी थी। यह उसके महत्व को बढ़ाएगा और किसी भी गुस्से या आक्रोश को कम करेगा। छड़ी से प्रहार करते हुए और एक गाजर की पेशकश करते हुए उसी क्षण एमिलिन को अचानक सुझाव की गहरी समझ हो गई। ड्वेन डांटे के शयन कक्ष के अंदर 160 बैचलैंड स्ट्रीट। युद्ध से प्राप्त लूट बहुत अच्छी है।
एक हीरे का ब्रोच जो किसी की ऊर्जा को बढ़ा सकता है और दिल और दिमाग पर काम करने वाले मंत्रों का विरोध करते हुए स्पष्टता बनाए रख सकता है। एक कागज की मूर्ति जो किसी भी घातक क्षति और मानसिक भेदन को रोक सकती है। एक बेल्ट जो सूर्य और बिजली से क्षति उत्पन्न कर सकती है। एक बटुआ जिसमें 300 पाउंड से अधिक है। बलिदान प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद क्लेन चुपचाप अपने अध्ययन डेस्क के सामने बैठ गया। फिर उसने एक पारदर्शी कीड़ा निकाला। इस कीड़े को देखकर उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ और उसे अपनी आत्मा के शरीर में फ्रैक्चर के दर्द की याद आई। यह आत्मा का कीड़ा था जिसे उसने अपने आप से तोड़ दिया था। इसे सांप को दिए जाने वाले भुगतान में शामिल किया जाना था। भाग्य का साथ मिलेगा। उसके पास पहले से ही एक विचार था कि उस वस्तु को कैसे दोहराया जाए जो किसी को संक्षेप में अपनी ताकत बहाल करने की अनुमति दे सके। इसमें आत्मा के कीड़े को एक बर्तन के रूप में उपयोग करना और भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पहले से पूर्ण प्रतीक की नकल करना था। इसके लिए उनकी भविष्यवाणी का परिणाम ये था कि यह काफी सफल होगा। उस वस्तु का वास्तविक सार वास्तव में आपके एक हिस्से को उधार लेने के लिए खोज मार्ग अनुक्रम 3 विद्वानों की शक्तियों में से एक है। किसी के अतीत से शक्ति। मूर्ख की पहचान के साथ जवाब देना निश्चित रूप से काम करेगा। एकमात्र समस्या यह है कि प्रतीकों की संबंधित आयामता, रहस्य, जटिलता और खतरे को सीधे विभिन्न धातु प्लेटों पर उकेरा नहीं जा सकता है। विल ओइपिन के अनुसार मुझे सहवास का उपयोग करना होगा और इसे आत्मा के कीड़े पर खींचने के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करना होगा। अगर यह सफल हुआ तो मैं खुद को ऐसा बना लूंगा। मैं खुद को अतीत से देखूंगा और देखूंगा कि क्या ये क्लेन मोरेटी का बचपन होगा या मैं खुद। प्रकाश के दरवाजे के ऊपर कोकून में लटका हुआ। यदि यह बात की बात है तो ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं पुष्टि कर सकूं कि मैं कितने समय से लटक रहा हूं। विचार करते समय क्लेन ने संशय की स्थिति में प्रवेश किया। फिर वह अपने दिमाग से प्रतीकों का निर्माण करता रहा जिससे उसकी आध्यात्मिकता को इस प्रक्रिया को बाहर दोहराने की अनुमति मिली क्योंकि यह आत्मा के कीड़े में प्रवेश कर गई थी। यह एक जटिल एवं कठिन कार्य था। यदि वह सावधान नहीं होता तो इससे विफलता हो सकती थी। जैसे ही अदृश्य प्रतीक गिरे और भावना का कीड़ा बढ़ा, क्लेन अचानक कांप उठा। आत्मा का कीड़ा आप ही जल उठा और भस्म हो गया। अपनी खाली हथेली को देखकर क्लेन को सिरदर्द महसूस हुआ। काफी देर की चुप्पी के बाद वह चुपचाप बुदबुदाया, निश्चित रूप से जीवन कठिन है। अध्याय 10:10। सलाहकार शुल्क। अपने माथे को रगड़ने के बाद क्लेन आत्मा के एक और कीड़े को विभाजित करने ही वाला था जब उसने अचानक रियोनेट को उसकी अंधेरे, जटिल दिखने वाली पोशाक में शून्य से बाहर निकलते और डेस्क के पास खड़े देखा। मिस मैसेंजर्स में से एक के मुंह में करीने से मुड़ा हुआ एक पत्र था। ये किसका है? क्लेन ने गुजरते हुए पूछा। रियोनेट टेनकेयर के शेष 3 सिरों ने जवाब दे दिया। मशरूम राजा श्रेष्ठ है। मशरूम राजा। क्लेन पूरे 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, ये समझने से पहले कि यह फ्रैंक ली हो सकता है, और स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ एडमिरल ऑफ स्टॉस कैटलिया थे। मशरूम राजा फ्रैंक ली हैं। पत्र लेने के लिए आगे बढ़ते हुए क्लेन ने पुष्टि करते हुए पूछा। 4 सुनहरे बालों वाले सिर के बालों को पकड़कर उन्हें ऊपर नीचे झुकाया गया जैसे कि वे सिर हिला रहे हों। मिस मैसेंजर दूसरों को उपनाम भी देती है। ये सही नहीं है। फ्रैंक केवल मशरूम के विशेषज्ञ नहीं हैं। उनके डोमेन में गाय, माल्ट, मछली, गुलाब, बिशप शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रैंक के पास एक है। उनके मशरूम प्रयोगों में सफलता। तो मिस मैसेंजर ने मशरूम से भरी एक नाव देखी। क्लेन राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और उसने जल्दी से पत्र खोला। वह चिंतित था कि यह पत्र मैम हर्मिट की मदद की गुहार थी। बेशक वह बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एडमिरल ऑफ स्टॉस जैसा अनुभवी समुद्री डाकू निश्चित रूप से मिस्टर फूल से प्रार्थना करना पसंद करेगा। ये पत्र भविष्य के कप्तान कैटलिया की ओर से आया था। उस पर थे साफ सुथरे लिखे शब्द। रानी के पास है। समय और स्थान पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है। बुधवार रात 11 बजे उसी जगह। मुझे नहीं पता कि आपने फ्रैंक लेई से क्या कहा, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वह हाल ही में बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कारीगर के साथ कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि वह 3 से 6 महीने के समय में दूसरे चरण के परिणाम देने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि उन्हें डर्यूड औषधि प्राप्त होती है तो वे कई मध्यस्थ वस्तुओं को बनाने से बच सकते हैं और सीधे अंतिम परिणाम दे सकते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद है कि कारीगर पूरी तरह से टूटने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे पहले से ही आदिम चंद्रमा में अपने विश्वास पर पछतावा होने लगा है।
क्या मुझे इस बात से खुश होना चाहिए कि चांदी के शहर की खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा में प्रगति हुई है, या मुझे दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित होना चाहिए? क्लेन ने अपनी कनपटी रगड़ी और मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया। आखिरकार मैम हर्मिट, जो लगभग एक देवता बनने वाली थी, फ्रैंक को देख रही थी। अगर सचमुच कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ तो वह जरूर मदद मांगेगी। अंततः रानी मिस्टिक के साथ अपनी मुलाकात की पुष्टि करने के बाद उसने राहत की सांस ली और अपनी कलाई को झटका दिया, जिससे पत्र लाल लाल लपटों में जल गया। मिस मैसेंजर को जाते हुए देखने के बाद उसने आत्मा का कीड़ा बांटना जारी रखा, तभी अचानक उसकी भौहें चढ़ गईं। उसने महसूस किया कि डेस्क और कूड़ेदान में पड़ी चिट्ठियों की राख असामान्य रूप से खराब थी। अवचेतन रूप से क्लेन ने कुछ ऊतक लिया और कूड़ेदान को ढकने से पहले डेस्क को पोंछ दिया। ये सब करने के बाद उसने अपने गंदे हाथों को देखा और उठ खड़ा हुआ। वह वॉशरूम की ओर चला गया और नल चालू कर दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ धोए, उसकी आंख के कोने से बगल के शौचालय पर नजर पड़ी। वह फिर धीरे धीरे भौहें सिकोड़ने लगा। आज की सफाई ठीक से नहीं हुई। क्लेन धीरे से बुदबुदाया और अचानक उसे अपने साथ कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उनके विचारों के बीच उनके आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान ने तुरंत समझाया कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे। यह डेथनल के उपयोग का एक दुष्प्रभाव था। चूंकि वह पहले से ही एक देवता बन चुका था, जिससे उसे अपने आध्यात्मिक शरीर में गुणात्मक परिवर्तन करने और देवत्व प्राप्त करने की अनुमति मिली, तदनुरूप नकारात्मक प्रभाव 90% से अधिक कम हो गए थे। जर्माफोबिया की भयावह कमजोरी अंततः स्वच्छता ओसीडी का लक्षण बन गई। इसी तरह कमजोरी की अवधि 6 घंटे से घटकर 1 घंटे रह गई और डेथ नेल ने उसे जो प्यास दी थी वह अब उतनी स्पष्ट नहीं रही। शुक्र है, क्लेन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने कुशलतापूर्वक टॉयलेट ब्रश को साइड से बाहर खींच लिया। शाम के 11 बजे भूरे कोहरे के ऊपर एमलिन व्हाइट के अनुरोध के कारण वे सभी सदस्य जो दंड ऑपरेशन न्याय में शामिल थे, स्टार न्याय, जादूगर और फांसी पर लटका हुआ आदमी प्राचीन भव्य महल के अंदर प्रकट हुए। ये सब युद्ध की लूट है। एमलिन ने मेज के बीच में 3000 पाउंड फेंक दिए जो उसने अभी त्याग किए थे और समझाया, रहस्यमय वस्तुओं में से एक ओथ ऑफ रोज थी। यह एक जोड़ी अंगूठी है जो पहनने वालों को दूरी की परवाह किए बिना एक सामान्य आकार के शहर के भीतर अपनी इंद्रियों और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करने में सक्षम बनाती है। ये बहुत मूल्यवान है, लेकिन केवल एक ही अंगूठी हासिल की गई थी। ये खतरे का कारण बन सकती है जो कोई भी इसे लेता है। इसलिए मैंने इसे सेंगुइन के ऊपरी क्षेत्रों को सौंप दिया और बदले में 3000 पाउंड प्राप्त किया। उन्होंने मूल रूप से 3000 पाउंड को युद्ध से प्राप्त लूट के रूप में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इसका त्याग करना और इसे विकल्पों में से एक बनाना बेहतर होगा। एक विराम के बाद एमलिन ने अन्य वस्तुओं का परिचय दिया, उनके उपयोग और नकारात्मक दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने सांगुइन इतिहास के प्रति अपनी रुचि से उत्पन्न विवरण ज्ञान में और भी कुछ जोड़ा था और कुछ को फादर एट्रावस्की की देखरेख में अर्न्स्ट बोयार द्वारा साझा किया गया था। वह है ऐसा दिखावे के इरादे से कर रहे हैं, अन्यथा मिस्टर मून के चरित्र के साथ वह इतना कुछ नहीं कहते। ओह, उसके निश्चिंत होने का कारण मिस्टर फूल की अनुपस्थिति है। ऑड्रे एक दर्शक के रूप में देखती रही, बिना ये बताए कि उसे कौन सी वस्तु चाहिए। एल्गर ने युद्ध की लूट पर नजर डाली और उससे कहा, लिन, क्या आप सेंगुइन के ऊपरी क्षेत्रों से मिले हैं? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रमुख सदस्यों के शिकार की पुष्टि हो गई है? बहुत ज्यादा। मैंने एक के साथ भी संपर्क स्थापित किया है, टेम्परेंस गुट के सदस्य। हालांकि वह सितंबर के बाद ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हैं। इम्मा ने सच्चाई नहीं छिपाई, यह विश्वास करते हुए कि मिस्टर हैंडमैन उपयोगी संकेत प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में एल्गर ने सिर हिलाया और पूछा, ये सितंबर के बाद होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि वे किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो स्थिति को काफी हद तक बदल देगी। क्लेन, जो प्राचीन महल में कहीं और लघु सभा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था, को संदेह हुआ कि इसका मिस से कुछ लेना देना है। ये सुनकर शेरोन की उन्नति हुई। मिस शेरोन के अनुसार उन्हें जुलाई में देवता अनुष्ठान का प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए था। मुझे यह मत बताना कि यह अनुष्ठान कम से कम 1 महीने तक चलेगा। यदि ऐसा है तो यह अन्य मार्गों से काफी भिन्न है। क्लेन के पास एक सिद्धांत था जिसके बारे में वह निश्चित नहीं था। संभवतः मिस्टर हैंडमैन की बातों से सहमत होने से पहले एमलिन ने कुछ देर सोचा। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप चुनना शुरू कर सकते हैं। ऑड्रे के पास मिस्टर वर्ल्ड था। भाग्य साइफन आकर्षण का वादा किया और लियोनार्ड ने ओल्ड मैन पैलेस से संबंधित पुरस्कार प्राप्त किया था।
सेंगुइन विकाउंट द्वारा दी गई युद्ध की लूट से वे काफी शांत दिखाई दिए। उनमें से कोई भी बोलने के लिए नहीं दौड़ा क्योंकि वे विनम्रतापूर्वक दूसरों के पहले जाने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने यह तो व्यक्तिगत रूप से देवदूत स्तर की लड़ाई का अनुभव किया था या अम्मोन के अवतारों द्वारा लाए गए आतंक को देखा था। इसके अलावा उन्होंने पुष्टि की थी कि टैरो क्लब में शक्तिशाली ताकतें थीं और वे कुछ स्तर की मानसिक थकान से पीड़ित थे। जो आगे देखने से पहले उसकी दाईं ओर देखा। सबको इतना संयत होते देख उसने चुप्पी तोड़ी। मैं इसके एक बहुत ही साधारण हिस्से में शामिल था और मैंने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। इसके अलावा श्री मून पहले ही 60 पाउंड का अग्रिम भुगतान कर चुके हैं। मैं बस बटुए में नकदी ले लूंगा। जैसे ही वह बोली, उसने हस्तनिर्मित बटुआ लिया, नकदी निकाली और उसे गिना। 335 पाउंड। एमलिन ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और जब किसी ने आपत्ति नहीं जताई तो सिर हिलाया। ठीक है, जहां तक हस्तनिर्मित बटुए की बात है, जो ने उसे मेज के बीच में फेंक दिया। इसे स्वयं संभालने के लिए श्री मून को लौटा दिया। जो के नेतृत्व करने पर फोर्स ने कहा, मैंने केवल लेमेनो की यात्रा के लिए पैसे उधार दिए और कोई जोखिम नहीं लिया। मैं वह चांद कागज की मूर्ति ले लूंगा। रहस्यमय वस्तुओं की तुलना में ऐसी व्यय योग्य बियॉन्डर वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम था। हालांकि स्वयं जादूगर के लिए उसने किसी रहस्यमय वस्तु का चयन नहीं किया होगा, भले ही वह योग्य हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि उसे किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता होती तो वह इसे रिकॉर्ड करने के लिए संबंधित सदस्य को नियुक्त कर सकती थी। रहस्यमय वस्तु। जहां तक मून पेपर फिगरिन की बात है, एक व्यय योग्य वस्तु जो एक बार घातक झटका और मानसिक छेदन कर सकती है, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। ये निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पहली पसंद थी जिसे अपनी जान का डर था। इतना कहने के बाद वह एक क्षण रुकी। जब किसी ने विरोध नहीं किया तभी उसने चांद की कागज की मूर्ति ली। फिर एमलिन ने मिस जस्टिस पर अपनी नजर डाली। लियोनार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेडीज फर्स्ट। ऑड्रे ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी नजर वस्तुओं पर पड़ी। मेज पर उसने हीरे के ब्रोच की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे ले लूंगी। उसने मिस्टर मून को ये कहते हुए सुना था कि इसका नाम अल्कोहल नेमेसिस था। ये पहनने वाले को उनके विचारों में स्पष्टता के साथ ऊर्जा से भरपूर रखता है, जिससे उन्हें दिल और दिमाग के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रतिरोध मिलता है। शुक्र है, मैंने सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले रिश्वत के आकर्षण का इस्तेमाल किया था। और चूंकि स्वप्न से जागने के बाद भी अर्ध चेतन अवस्था में था, मैं उसे सम्मोहित नहीं कर पाता। ये वस्तु भी है मेरे लिए उपयोगी। कम से कम यह मुझे मनोविज्ञान कीमियागरों के उच्च स्तर के सदस्यों का सामना करते समय सुरक्षा की एक और परत देगा। अगर मैं इसे हमेशा नहीं पहनता तो मुझे इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑड्रे ने संतुष्टि के साथ हीरे के ब्रोच से अपनी नजर हटाते हुए धन्यवादपूर्वक सोचा। चयन के बाद एमलिन ने लियोनार्ड को बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सीधे कहा, यह मून सैश तुम्हारा है। उनके दृष्टिकोण से चंद्रमा सैश का मूल्य 5000 पाउंड से अधिक था। नकद में 3000 पाउंड से अधिक मूल्यवान कुछ। दरअसल मैं 3000 पाउंड लेने की ओर झुक रहा था। मुझे वर्ड ऑफ द सी खरीदना है और क्लेन द्वारा छूट दिए जाने के बाद भी कीमत अभी भी 10,000 पाउंड है। उसे खर्च करने के बाद मेरे पास केवल 650 पाउंड की बचत होगी। लियोनार्ड ने अंततः सिर हिलाते हुए इसे अस्वीकार नहीं किया। ठीक है। एमलिन ने युद्ध की लूट का वितरण पूरा कर लिया और शेष 3000 पाउंड नकद में ले लिए। फिर उसने एक ढेर को विभाजित किया और उसे एक तरफ धकेल दिया। मिस्टर हैंडमैन, यह आपका भुगतान है, 1000 पाउंड्स। आपको इसे परामर्श शुल्क कहना चाहिए। मिस्टर फूल की उपस्थिति के बिना फोर्स भी बहुत अधिक निश्चिंत था। एल्गर समारोह में खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया और लेने के लिए आगे बढ़े। कदी का ढेर। गाड़ी चालक का मुआवजा भी मैं ही वहन करूंगा। एमलिन ने काफी अच्छे मूड में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। रात्रि 11 बजे बुधवार को बैकलैंड ब्रिज के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर रात के आकाश में तेजी से एक आकृति अस्तित्व में आई, जिसका एक हाथ उसकी टोपी पर था और दूसरा हाथ उसके बटनों पर था। उसके बाल काले थे, भूरी आंखें और तीखे चेहरे की विशेषताएं। ठंडी अभिव्यक्ति वाला ये सबसे मजबूत साहसी कोई और नहीं बल्कि जेम और स्पैरो थे।